ऑक्सीडेटिव है रिडक्टिव है? रिडक्टिव। रिडक्टिव है, तो जब रिडक्टिव ओजोलिसिस होगा तो अल्कीन तो चलो ब्रेक कर जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बचा हुआ रह जाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर में ट्राई ओन वाले टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। एक तो उसमें खैर 2 एल्डिहाइड रहेगा उसमें, बट ऐसा समझ लो कि 3 कार्बोनिल कार्बन वाला पार्ट रहेगा और दूसरे तरफ एक फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल 2 ही प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा तो बताओ। सर नोट्स कॉपी में। नोट्स कॉपी में 1 मिनट आ रहे, नोट्स कॉपी पे। नोट्स कॉपी में डाउट है, कहाँ है भाई हमारा नोट्स? P1 1 मिनट, स्क्रीन शेयरिंग हटा रहे हैं। हाँ बताओ पेज नंबर 90 नहीं 85। 85। हाँ बोलो। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 नहीं समझ आया। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं समझ आया। क्वेश्चन नंबर 13 टोटल प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, ओके, देख के तो ठीक ठीक लग रहा है सब। एक क्या? इक्विवेलेंट वाला मतलब एक ही मिलेगा, तो फिर कौन सा साइड से स्टार्ट करेंगे? ठीक है, आते हैं उस डिस्कशन पे। पॉइंट है, मतलब डिस्कशन का पॉइंट है, क्वेश्चन स्टार मार्क कर रखा है तो डेफिनेटली इसमें कुछ तो पॉइंट हो गई। अच्छा हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि लेक्चर नंबर 11 हो रहा है ना। ठीक है, ये सवाल दे रखा था अपना कि हम लोगों के साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट में 2 पाई बॉन्ड है और एक तरफ 2 मिथाइल ग्रुप दे रखा। हम लोग HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बट HBr 1 इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर 2 जगह पाई बॉन्ड है मतलब 2 जगह रिएक्शन पॉसिबल है, बट अपन को रिएक्शन एक ही जगह कराना है। रिएक्शन किसी भी एक ही जगह हो सकता है, राइट? तो कहाँ पे रिएक्शन कराए हम लोग? तो बेसिक सेंस तो यही बोलता है कि 2 पाई बॉन्ड है, जहां ज्यादा रिएक्टिविटी होगा वहीं पे रिएक्शन होना चाहिए। तो तुम में से जिसको जवाब देना दे सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड में ज्यादा रिएक्टिव पाई बॉन्ड कौन सा है, फर्स्ट चीज, एंड क्यों ज्यादा रिएक्टिव है। ये दोनों लॉजिक चाहिए अपने को, मतलब दोनों चीजें चाहिए, कौन ज्यादा रिएक्टिव है 1 2 में और क्यों। ये प्रॉपर लॉजिक के साथ चाहिए। इसको 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट तुम्हारा तरीका तुमको देखना है। तो जिसको जवाब देना आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 क्यों 2? क्योंकि वहाँ ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के ऊपर हम लोग काम कर देते हैं कि जिस कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में स्टेप फास्टर होगा। ये एक रीजन हो गया। और कोई रीजन बता सकता है कोई दूसरा कोई तरीका मालूम करने का कि 2 ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? ये एक तरीका है, दूसरा और कोई तरीका? दूसरे तरीके का ध्यान रखना, मैं क्लास में डिस्कशन किया है तुम लोगों के सामने कि अगर कार्बोकेटाइन सेम आता है तब भी कंपैरिजन का पॉइंट आता है, बट उसको इस तरीके से समझो, हमेशा एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली कुछ नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सेंस में चीजें कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियोफाइल बेटर कौन सा होगा? जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाइयर होगा इसका मतलब उतना ही बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग कंपेयर करते थे, अगर तुम लोग को याद हो तो जीओसी का सबसे पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था। ऑल्दो वहां पे बेंजीन रिंग था, बट बेंजीन रिंग ठीक है पाई बॉन्ड के लिए था, उसको हम लोग दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाले केस में एंड सेकंड वाले केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से पाई बॉन्ड वाले साइड में आएगा, मतलब राइट साइड में ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा या लेफ्ट वाले साइड में ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा। तो जैसे अगर हम लोग 1 नंबर की बात करें तो यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेशन, नीचे से 2 हाइपर कंजुगेशन, टोटल 4 हाइपर कंजुगेशन एप्लीकेबल है। 2 नंबर की अगर बात करें तो वो दोनों कॉमन हाइपर कंजुगेशन तो एप्लीकेबल है, साथ ही साथ 3 3 6 हाइपर कंजुगेशन और एप्लीकेबल है। इसका मतलब टोटल 10 हाइपर कंजुगेशन एप्लीकेबल है। एंड हाइपर कंजुगेशन प्लस इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। मतलब कार्बन चेन हाइपर कंजुगेशन के थ्रू यहाँ के
ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंड्यूस कराएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर आराम से बोल सकते हैं। इसको एक और लैंग्वेज में पुट किया जाता है नॉर्मली, और ऑल्दो ये लैंग्वेज हम सजेशन देंगे कि याद मत रखना, बट ये भी एक तरीका होता है। एक क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके को फॉलो करेंगे, जितना सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, जितना सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मतलब जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे CH3 हो गया, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे दोनों तरफ CH3 हो गए, या फिर इस तरह का केस हो गया, और ऐसा। तो जितना ज्यादा इस पाई बॉन्ड के ऊपर अल्काइल ग्रुप है उतना सब्स्टिट्यूटेड हम लोग अल्कीन बोल सकते हैं। जितना सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन उतना ज्यादा रिएक्टिव, बट वो बेसिक सेंस वही है, यहीं से आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सेंस से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में काम करना, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर मान लो एक तरफ 4 अल्कीन ग्रुप है, सॉरी 4 अल्काइल ग्रुप है, और एक तरफ हम लोगों ने कोई प्लस एम ग्रुप लगा दिया OCH3, प्लस एम बहुत डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन मैटर नहीं करेगा वहां पे। तो इसीलिए जनरल सेंस में काम करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक हम लोग रिएक्शन वाइज अलग अलग चीजें डिस्कस करते चले जाए, ऐसा उस तरीके से नहीं काम करेंगे। तो बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोगों का सेकेंड वाला पार्ट ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर का है, तो ज्यादा तेजी से रिएक्शन करना होगा, या ज्यादा तेजी से रिएक्शन कर पाएगा। तो दोनों चीजें हैं, कार्बोकैटायन जो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के ऊपर भी काम कर सकता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में जब हम लोग कार्बोकैटायन के ऊपर जाएंगे, मालूम पड़ गया 2 विल बी मोर रिएक्टिव देन 1, तो 2 पे रिएक्शन होना है, 1 पे रिएक्शन नहीं होगा। पहला चीज, रिएक्शन कैसे होगा, तो उस केस में हम लोग HBr का H+ ऐड कराएंगे। जब H+ ऐड कराएंगे, और पूछा है सवाल में ऑल प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो H+ ऐड किया कहीं पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज बनाया, और जब ऑल प्रोडक्ट बोला इसका मतलब हम लोग सारे रीअरेंजमेंट को चेक करके देखेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम रीअरेंजमेंट वाले पार्ट को चेक करना शुरू करते हैं। रीअरेंजमेंट हो सकता है सवाल में या इस कार्बोकैटायन में, बताओ। तो इस पार्ट में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं, नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम क्या है, स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बन के बगल में 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन, राइट, और बगल वाला नीचे वाला 3 डिग्री है ना? हाँ, पक्का? ये चीज दोबारा रिपीट कर रहा है, और जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का लेक्चर है ना, उसमें भी बताया हुआ है कि वो समझने का तरीका है कि 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो रीअरेंजमेंट होगा, बट वो जनरल अल्काइल ग्रुप का सेंस है, उधर रेजोनेंस और प्लसम जैसा इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी काम का नहीं है। जब एकदम सिंपल अल्काइल ग्रुप है, सिंपल कार्बन चेन है, जहाँ पे कोई प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई इस तरह का कोई इफेक्ट एक्स्ट्रा नहीं दिखाई दे रहा अपने को, रेजोनेंस जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तब तक हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के सेंस में बोलेंगे चीजें। बट जैसे ही अपने को कुछ भी एक्स्ट्रा इफेक्ट दिखने लग गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बिल्कुल इग्नोर करना है हम लोगों को। तो रेजोनेंस वाले पार्ट का एप्लीकेशन मिल सकता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, आराम से ऐसा बोल सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है इसका मतलब मोर देन 1 प्रोडक्ट तो बनेगा, और जब मोर देन 1 प्रोडक्ट बनेगा तो एक जगह Br ऐड करके एक प्रोडक्ट बना लिया आप लोगों ने। जो रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन आया वहां पे भी हम लोग आराम से Br को ऐड करके दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एक चीज यहाँ पे अब ध्यान रखना, ये ऑल्दो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया है, थोड़ा बेसिक आइडिया तुम लोग को मिल चुका है वो रिएक्शन में, कि अगर रेडिकल रेजोनेंस में जा सकता है तो उसको रेजोनेंस में लेके जाओ। तो बेसिकली अगर यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है, तो रेजोनेंस अगर कार्बोकैटायन कर सकता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना करके भी अपने को बाकी स्ट्रक्चर्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब रेजोनेंस होगा तो पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं Br माइनस को ऐड करके, तो वापस से हम लोग को एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। ये 3 प्रोडक्ट हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, इंक्लूडिंग हम बात भी नहीं कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है तुमसे, इन तीनों में मेजर कौन सा होगा? इन तीनों प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट कौन सा निकल के आएगा, और क्यों? ये रीजन के साथ चाहिए। बताओ भी। अर्पित, रवि, आदित्य, आज 13 लोग आए हैं। आज जिज्ञासा वापस आई है, समझ में आ गई है तुम कुछ? बीच में जो गायब हो जाती है। सॉरी सर, आ गए, अब नहीं जाएंगे।
हाँ, तुम ये लास्ट टाइम यही डायलॉग चिपकाए थे। अरे नहीं सर, सॉरी। बताओ भाई, कोई भी इंसान बताओ जवाब इसका। तीनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? सर थर्ड वाला। क्यों थर्ड वाला? सर रेजोनेंस है और हाइपर कॉन्जुगेशन है। रेजोनेंस है? कहाँ रेजोनेंस है बे? सर मतलब वो थर्ड वाला लग रहा है। नहीं, थर्ड वाला में रेजोनेंस कहाँ दिख गया तुमको? दिखाओ हमको रेजोनेंस। नहीं है। अच्छा, नहीं है पक्का? नहीं। तो आंसर भी चेंज हो जाना चाहिए। बाकी लोग ही बताओ भाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड में, चलो फर्स्ट तो नहीं होगा स्टेबल। लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन तो बात ही नहीं है। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो रीअरेंजमेंट के बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आएगा उधर से ही मेजर बनेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मोस्ट स्टेबल में आने के बाद भी इधर रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस के बाद कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेंज नहीं होने वाला, उधर सिमिलर टाइप की चीजें रहेंगी। बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा सेकेंड और थर्ड में? अल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे। अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में कंपैरिजन किए थे, उससे पहले ही अल्कीन का स्टेबिलिटी कंपेयर किया था। तो उस चीज को अप्लाई करके देखो। ऑल्दो देखो रेजोनेंस के बाद ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर इस तरीके के रेजोनेंस के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों के दोनों हम लोग इक्वल अमाउंट में बोल सकते हैं। बट एकदम अगर एकदम एब्सोल्यूट सेंस से बात करेंगे, नहीं हमको एकदम एग्जैक्ट चाहिए कि हम लोग का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर वाला पार्ट कहाँ से आएगा। तो जैसे यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, इसमें हम लोग का दो हाइपर कंजुगेशन, एक ऊपर हाइपर कंजुगेशन और एक नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन है। नीचे वाले केस में एक हाइड्रोजन या दूसरा हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन कम दिखाई दे रहा है। अगर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन कम हो गया मतलब स्टेबिलिटी कम होगा, ये ऊपर वाला पार्ट हम लोग आराम से मेजर प्रोडक्ट के लिए बोल सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अगर इन केस जैसे अभी अल्कीन का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, अभी हम लोग का डिस्कशन क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक अल्कीन पे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा के अल्कीन को खत्म कर रहे हैं। तो अल्कीन बन नहीं रहा था, यहाँ बन गया, एक यूनिक केस आया बन गया। बट आगे जैसे हम लोग जाएंगे तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जहां पर अल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। तो जब अल्कीन बनेगा तो अल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। अल्कीन का स्टेबिलिटी जहां पे ज्यादा होगा उधर से हम लोग प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं, उधर से मेजर माइनर प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना दिमाग में कि कभी कभी हम लोग प्रोडक्ट के हिसाब से भी सोच पाएंगे कि प्रोडक्ट जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनना चाहेगा। ऑल्दो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट नहीं है, बट पॉइंट क्या है कि कार्बोकैटायन कॉमन टाइप का हो गया रेजोनेंस के बाद। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जैसे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उससे मत समझना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से प्रोडक्ट नहीं आ रहा, रेजोनेंस हाइब्रिड से प्रोडक्ट आ रहा है। तो हम लोग उससे भी सोच सकते हैं कुछ देर के लिए, बट पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करें तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सीधा प्रोडक्ट देख लेना, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सिमिलर टाइप ऑफ स्टेबिलिटी रखने की कोशिश करेगा हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी। तो अगर प्रोडक्ट में अल्कीन बन रहा तो अल्कीन के स्टेबिलिटी को कंपेयर करना, वहां से मेजर माइनर की हम लोग बात कर सकते हैं। ये हम लोग का एब्सोल्यूट मेजर प्रोडक्ट होगा। ऑल्दो अगर नॉर्मली एक रिएक्शन में रेजोनेंस के बाद प्रोडक्ट बनता है नॉर्मली शुरू के केसेस में, तो हम लोग वहां पे मेजर माइनर का सवाल नहीं पूछते, नॉर्मली सवाल नहीं पूछा जाता है। बट आगे जब हम लोग का अल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट, तब वहां पे मेजर माइनर हमेशा पूछा जाएगा। वहां पे अल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग के लिए डिसाइडिंग फैक्टर आएगा। जब टाइम आएगा तो हम लोग डिस्कशन आराम से पुट आउट करेंगे। और कोई डाउट किसी को नोट्स में तो पूछ सकते हैं आराम से किसी पार्ट में। तो 90 पेज नंबर। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत सवाल है। ये सवाल रिपीट होगा, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा। तुम लोग जब भी प्रैक्टिस करने जाएगा तुम लोगों का आंसर गलत ही आएगा। ये रिंग का केस ही बहुत यूनिक है, क्योंकि इस तरह के केसेस में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कायरल सेंटर नहीं बनता, और हम लोग का जो मेंटल परसेप्शन वैसे काम करता है कि जब भी स्टीरियो आइसोमर देखना तो सीधा कायरल सेंटर देखो। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो हम लोग भूल ही जाते हैं, और रिंग होता है तभी भी भूल जाते हैं। तो कायरल सेंटर जैसे जीरो आता है हम लोग एक प्रोडक्ट बोल देते हैं। बट हमेशा ध्यान रखना इस तरह का रिंग का स्ट्रक्चर जहां पे अपोजिट पॉइंट्स पे अगर कोई चीजें हो रही हैं तो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म विल बी अ पॉसिबिलिटी। दो प्रोडक्ट्स आ सकते हैं अक्रॉस पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स में, अभी से लेकर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तक। जहां जहां साइक्लोहेक्सेन आएगा
ऐसा स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा, क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट स्टार मार्क दिखेगा तुमको, क्योंकि बार बार हम लोग इस चीज को भूलेंगे। तुम्हारे दिमाग में बार बार ये चीज आएगा, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, अपने आप धीरे धीरे तुम लोग को याद आएगा, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ सर बोले थे। तो बार बार एक क्रिटिकल क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में रिपीट हो रहा होगा। इसके बाद पेज नंबर 90 की बात करते हैं हम लोग। हाँ भाई बोलो, पेज नंबर 90, ये बड़ा सर भारी इसमें सवाल है। स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ओपन है कि इसका वो रिंग स्ट्रक्चर है? कैसा है मतलब ओपन? हाँ ये ओपन है स्ट्रक्चर, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मतलब दोनों पाई बॉन्ड बीच में कुछ नहीं है। तो फिर कुछ बन कैसे गया? कुछ बन कैसे गया? हाँ ठीक है, अच्छा सवाल है, आते हैं उस चीज पे। साइक्लोहेक्सेन ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको ऐसा कर देते हैं OH पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पे PH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके ठीक है, जैसे सबसे पहला सवाल का पार्ट तो इसमें ये है कि अगर हम लोग H+ के साथ यहाँ रिएक्शन कराए तो सबसे पहला रिएक्शन कहाँ पे होगा? बताओ भाई, सबसे पहला रिएक्शन किस जगह पे होगा? H+ कहाँ पे जाएगा? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, इसका मतलब सवाल प्रैक्टिस करके नहीं आया है कोई। डाउट एक ही इंसान फिनॉल के को है। पास। कहाँ पे? तो क्या बोला? पीएच फिनॉल के पास? ये फिनॉल नहीं, वो फिनाइल है बे। फिनॉल के पास, फिनॉल का मतलब PHOH होता है, PH का मतलब फिनाइल होता है, कॉमन नेम बेंजीन का फिनाइल। H+ फिनाइल वाले पार्ट पे यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा पक्का? यस सर। यस सर, क्यों? रेजोनेंस होगा। वहां पे अगर H+ ऐड होगा तो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस मिलेगा पक्का? हाँ ठीक है, पहला ही सवाल गलत हो गया तुम लोगों का। H+ दोनों पाई बॉन्ड में से कहीं नहीं जाएगा, H+ OH वाले पार्ट पे जाएगा। याद आया कुछ ऐसा कहीं बताए थे कि जब H2O के प्रेजेंस में हम लोग अल्कीन का रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, और H2O जब हम लोग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डालने की कोशिश करते हैं तो पहले H2O रिएक्शन करता है, फिर उसके बाद अगला रिएक्शन हम लोग के पाई बॉन्ड के पास होता है। ऑल्दो से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कार्बन चेन पे रिएक्शन हुआ, इसका मतलब फर्क नहीं पड़ा। बट मेरा सवाल था पहला रिएक्शन कहाँ पे होगा, फर्दर रिएक्शन की बात नहीं कर रहा है। पहला कार्बोकेटायन वहां कहाँ पे बनेगा ये नहीं पूछा मैंने, ये पूछा था पहला रिएक्शन कहाँ पे होगा। तो पहला रिएक्शन OH ग्रुप पे होगा, यहाँ पे H+ का एडिशन होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो आगे का रिएक्शन तो कहीं पे हो सकता है। अब दोनों में से जब हम लोग बात करेंगे कहाँ पे रिएक्शन हुआ, तो अपने पास दोनों जगह दो दो पॉसिबिलिटी है। ये दो पॉसिबिलिटी पहले वाले केस में हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 और 2। तो 1 वाला पार्ट हम लोगों का ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन देगा क्योंकि 3 डिग्री है तो इसलिए ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन और कोई रेजोनेंस इफेक्ट भी नहीं है। तो 1 वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल देगा, मतलब 2 तो नहीं बनने वाला। अगर हम लोग बीच वाले पाई बॉन्ड की बात करें तो एटलीस्ट एक चीज फिक्स है कि हम लोगों का 1 वाले पोजीशन पे कार्बोकेटायन बनेगा। बट जब हम लोग अगले पाई बॉन्ड की बात करेंगे और इसमें 1 और 2 मार्क करते हैं, तो 1 पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो इस बार लेस स्टेबल है, और 2 पे इनफैक्ट हम लोग को बेंजीन रिंग का रेजोनेंस भी मिल रहा है। तो जब बेंजीन रिंग का रेजोनेंस मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो ये हम लोग को काफी स्टेबल कार्बोकेटायन दे रहा है। तो बेसिकली सेकंड वाले केस में हम लोग को 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। और 1-2 को जब कंपेयर करेंगे, मतलब ये क्रॉस अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मतलब यहीं पे रिएक्शन होना प्रेफर करेगा। तो सबसे पहला स्टेप, अगर OH पे H+ ऐड भी होता है तो हम लोग का फिर पाई बॉन्ड वाला पार्ट फर्दर जब रिएक्शन करेगा तो हम लोग के सेकंड वाले पार्ट पे ही रिएक्शन होना है। ये सबसे पहला स्टेप हुआ। तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि H+ हम लोगों ने ऐड कर दिया पाई बॉन्ड वाले पार्ट पे, ऐसा कर देता, तुम लोगों को दिखा देता ऐसा। ये ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हम लोगों का अगला स्टेप प्रोडक्ट में इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। OH ग्रुप जैसा है वैसे ही रह गया, नीचे वाले पार्ट को जैसा था वैसे ही छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम लोग आराम से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर देते हैं। अगला पार्ट, अभी भी मीडियम में H+ प्रेजेंट है, आराम से H+ के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर तुम लोगों को याद हो, ये वैसे हम शायद से तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन दोनों की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, तो पहले हम लोग प्रेफरेबली इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कराएंगे, तब जाके हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करेंगे। तो जब हम लोग पहले इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कराएंगे, मतलब हम लोग
पाई बॉन्ड को आराम से यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये अपने को अब तक मालूम पड़ चुका है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी मालूम है। तो हम लोग आराम से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करा सकते हैं, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही हम लोग इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराएंगे, फिर से दो पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी कि हम लोग का पॉजिटिव चार्ज 1 नंबर कार्बन पे बन जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी 2 नंबर कार्बन पे बन जाए। तो देख लेते हैं कि हम लोग का पाई बॉन्ड एग्जैक्टली किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या क्या हो सकता है। इसमें दो केसेस ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, बार बार स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो जैसे इसमें दो पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से। एक पॉसिबिलिटी तो ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों का जब पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, मतलब पाई बॉन्ड वाले पार्ट ने अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया पॉजिटिव चार्ज को, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि हम लोगों का जो बाहर वाला कार्बन है वो अंदर वाले पार्ट से अटैच हो जाए। इसको हम थोड़ा नीचे बना देते हैं ऐसा, जो बाहर वाला कार्बन था वो हम लोग के अंदर वाले पार्ट से पॉजिटिव चार्ज से अटैच हो जाए, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अंदर वाले कार्बन पे जाएगा। एक ये स्ट्रक्चर आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग ऐसा भी तो कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों का जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट था पाई बॉन्ड का, उस पाई बॉन्ड वाले पार्ट को जो हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो इस बार हम लोगों का अंदर वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर चला जाए, अटैच हो जाए, और बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये दो पॉसिबिलिटी है, तुम्हारे ऊपर डिसीजन है, पहला स्ट्रक्चर बनना ज्यादा प्रेफरेबल हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर, और क्यों? सर ये रेजोनेंस हुआ भी। नहीं, रेजोनेंस थोड़े नहीं रही, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का आदान प्रदान है। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल है और पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, तो इधर भी रिएक्शन हो सकता है। अभी तक ऑल्दो हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल में क्या सुना था, तो Br- है, H2O है, तो जो लोन पेयर डोनेट कर रहा था उसकी जगह कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। हाँ, ये है कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता, मान लेते हैं, तो ये रेजोनेंस होता, तो अपना स्ट्रक्चर कैसा बनता, यहाँ पाई बॉन्ड बनता और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता। तो जब एक सिंगल बॉन्ड था तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने से उधर डबल बॉन्ड बना और पाई बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता, कोई भी बॉन्ड नहीं होता, तो ये पहला बॉन्ड बनता। तो जब पहला बॉन्ड बनता तो बनने दो, और दूसरे वाले साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज जैसा बनना है वैसे ही रह जाएगा। तो काइंड ऑफ रेजोनेंस के थ्रू समझ सकते हो, तो ये रेजोनेंस नहीं है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का इंटरेक्शन है। पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल है, ये उसी इंटरेक्शन की बात कर रहा है। अच्छा, तुमको शायद यही नहीं समझना कि क्या हुआ यहाँ पे, कि पाई बॉन्ड तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, 1 और 2 में कौन सा बनना चाहिए और क्यों? सर 1 नंबर। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा। हाइपर कंजुगेशन एक फैक्टर होगा, बट एक चीज ध्यान रखना, एंगुलर स्ट्रेंथ। अगर रिंग का स्ट्रक्चर आ रहा है ना, सर, तो 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, हमेशा रिंग का अगर स्ट्रक्चर आएगा तो एंगल स्ट्रेन वर्ड ज्यादा हम लोग के लिए मैटर करेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हाइपर कंजुगेशन छोड़ के भी 5 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम लोग इसीलिए इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं देखेंगे। अगर रिंग का केस आ रहा है तो हम लोग 6 वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, पहले उसको प्रेफरेंस पे रखेंगे, फिर 5, फिर 7, फिर 4, फिर 3। तो इस केस में 6 मेंबर रिंग बन रहा है, और साथ ही साथ हम लोग को स्टेबल कार्बोकैटायन भी मिल रहा है। 3 डिग्री कार्बन कार्बोकैटायन है, सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है, कोई रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं है, और दूसरे में 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो एक तो रिंग बेटर मिल गया और हाइपर कंजुगेशन भी बेटर मिल गया, तो सोने पे सुहागा है बेसिकली। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने किसी काम का नहीं है। केवल मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो हम लोग मेजर के सेंस में काम करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया वहां पे हम लोग जैसे मीडियम में डाइल्यूट H+ दे रखा है, तो डाइल्यूट H+ अगर दे रखा तो H2 ऐड हो सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर से सेम पॉइंट, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन एंड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन अगर पॉसिबिलिटी है तो पहले प्रेफरेबली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा। मतलब अगर अंदर कंपाउंड के अंदर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है तो पहले वहां से रिएक्शन कराएंगे, फिर से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुआ। तो जब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा। इस स्ट्रक्चर को फिर से नीचे बना रहे हैं। एक स्ट्रक्चर तो अपना यहाँ तक फाइनलाइज हो चुका है। हम लोग कंपाउंड वाले पार्ट में एक पाई बॉन्ड तो पहले ही बन करके रेडी है। यहाँ से हम लोगों का एक 6 मेंबर रिंग बना और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था। फिर OH वाला पार्ट अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया। फिर से हम लोगों का स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है उसमें एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर कुछ बनना शुरू होगा,
ऑक्सीजन जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो ऐसा काइंड ऑफ कंसिडर कर सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर वाले पार्ट में कि यहाँ पे अपना OH ग्रुप है, इसने अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये हम लोग पहले भी बोल चुके हैं और हमको लगता है कि शायद तीसरी या चौथी बार इसको भी रिपीट कर रहा है। अगर कभी भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड अगर उसके ऊपर हम लोगों का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम लोग H+ वाले पार्ट को हटा करके आराम से कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, H+ को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके आराम से कंपाउंड वाले पार्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग आराम से यहाँ से H+ को हटा करके कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करके ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ये ऑल्दो मतलब जे एडवांस लेवल का सवाल है, कंप्लीटली जे एडवांस लेवल का सवाल है। एक तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, उसमें भी सक्सेसिव इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन सोच पाना ही मुश्किल है, बट ये सीखने के लिए बहुत अच्छा चीज है कि हम लोग का पाई बॉन्ड भी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, सिंपल सी पॉसिबिलिटी है। एंड रिंग के स्ट्रक्चर को बनाते हो क्या चीज का ध्यान रखना है, तो एंगल स्ट्रेन, सीधा एंगल स्ट्रेन वगैरह वर्ड भी याद मत रखो, सीधा ये ध्यान रखना है 6 5 7 4 3 ये ऑर्डर रहेगा। 4 और 3 मेंबर रिंग तो बनाएंगे भी नहीं, वो केवल वुर्ज रिएक्शन तक था, फ्री रेडिकल तक था। 4 3 अदरवाइज नॉर्मली नहीं बनाएंगे, 6 5 7 ही बनेगा। 6 ज्यादा स्टेबल है, वो हमेशा मेजर बनेगा, और बाकी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आराम से हो सकता है। ये जहां तक हमको ध्यान है, MS चौहान में इस तरह का एक सवाल मिलेगा तुम लोगों को, MS चौहान में सवाल है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे बहुत इजी हो जाएगा ये सवाल। समझ आया तान्या सवाल? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 के अलावा और कोई डाउट है तो बताइए। ये भारी सवाल था, तो मतलब लिटरली ये भारी सवाल था। सर पेज नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 10। उल्टा काहे चल रहे, तो लेट आई है क्लास में आज? नहीं सर, वो तब तक तान्या बोल रही थी। तब तक तान्या बोल रही थी? तुम कौन बोल रही है? अश्मिता? लेट तो तुम आई है। संचिता। अच्छा संचिता बोल रही है, ओके। अश्मिता आज भी लेट आई, लास्ट क्लास में बोली नहीं सर अगले क्लास से लेट नहीं होगा। बताओ भाई, पेज नंबर 84 में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई? 10 10 नंबर सवाल, क्या घटिया सा सवाल पूछ रही है। सर राइट में जो कंपाउंड है वो मेजर होना चाहिए ना? कौन सा कंपाउंड है? राइट में मतलब जो मेजर कंपाउंड उसमें जो मेंशन है उसके राइट में जो कंपाउंड है वो मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए ना? सबसे राइट में जो, हाँ वो मेजर होगा। ये कॉपी में गलत लिखा हुआ है, करेक्शन कर लेना अपने नोट्स में। सबसे राइट में जो कंपाउंड है ना, जो जिसके साइड में 4 लिखा हुआ है, वो मेजर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इसमें करेक्शन कर लेना। और कोई डाउट तो बताइए। यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन होता है क्या? हाँ होता है, okay। ठीक है, और कोई डाउट तो बताओ। चलो ठीक है। पेज नंबर 90 नीचे में क्वेश्चन नंबर 7 में दो मैकेनिज्म, मतलब दोनों में से फिर कौन सा मैकेनिज्म से एक्चुअली में रिएक्शन होगा? वहाँ दो मैकेनिज्म आंसर में दिया हुआ। तुमको जो सही मानना है मान लो। पेज नंबर 90 में क्या ये बोला? सर यही वाला, इसके ऊपर वाला, मतलब 89 क्वेश्चन नंबर हाँ 7। 89 क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये, ओके। तो सर यहाँ पे दो मैकेनिज्म मतलब क्यों दिया होगा? मतलब एक्चुअली में तो किसी एक ही से होगा ना? हाँ नहीं नहीं, दोनों से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्चुअल में क्या है ना, ये समझो कि यहाँ रेजोनेंस हो सकता है इस स्ट्रक्चर में, जहाँ पे रेड स्ट्रक्चर मार्क किया मैंने, वहाँ रेजोनेंस हो सकता यस है ना? तो जब रेजोनेंस हो सकता है तो हम लोगों का दोनों स्ट्रक्चर ठीक ठीक स्टेबिलिटी रखेगा, क्योंकि इसमें ऑक्टेट पूरा है और न्यूट्रल स्पीसीज है। साथ ही साथ अगर हम लोग उसको रेजोनेंस में लेके जाते हैं तो हम लोग का ऑक्टेट तभी भी कंप्लीट रहता है। अगर देखा जाए बेसिक सेंस में तो ऑक्टेट तभी भी कंप्लीट रहेगा। तो दोनों स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से काम हो सकता है। हाँ ये है कि कौन से तरीके से ज्यादा बेटर काम होगा, तो जहां पे निगेटिव चार्ज बन करके आ रहा है वहां से हम लोग को रिएक्टिविटी ज्यादा बेटर मिलेगा। अगर हम लोग सोचे एक बेसिक सेंस में, तो जहां पे निगेटिव चार्ज है वहां पे H+ ज्यादा बेटर जाना चाहेगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि यहाँ निगेटिव चार्ज है। अदरवाइज अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा था कि निगेटिव चार्ज कहाँ पे है, तो इसीलिए रिएक्शन उस साइड से प्रोसीड होना चाहेगा और रिएक्शन वहां से हम लोग आगे करा सकते हैं। एक और चीज होगा, अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज पे H+ ऐड करेंगे तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बना और ऊपर वाला प्रोडक्ट बना, ऑल्दो दोनों है सेम ही चीज,
तुम इसको अलग नहीं काउंट कर सकता क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड को एक्सप्लेन कर रहा है, एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अलग अलग सेंस में हम लोग दिखा रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसे बात करें कि रिएक्शन वाला पार्ट जब हो रहा है तो ऊपर वाला बनेगा कि नीचे वाला बनेगा, हमको नहीं मालूम, क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों घुमा फिरा करके एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपाउंड तो एक ही बन रहा है, तरीका हम लोगों ने केवल रेजोनेंस की वजह से दो अलग अलग दिखा दिया है। बट रेजोनेंस एक इमेजिनरी काइंड ऑफ प्रोसेस है जो हम लोग अपने चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए देखते हैं। बट अगर हम लोग बिल्कुल सेंसिबल वे में बात करें तो हमको दिख रहा है कि नीचे वाले साइड में जो अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा, ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर आ रहा है, मतलब ये आसानी से बनना चाहेगा। तो एक तो नेगेटिव चार्ज मिल रहा था कार्बन के ऊपर, पहला चीज, और दूसरा नेगेटिव चार्ज मिलने के साथ साथ हम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी जो मिल रहा है प्रोडक्ट में ज्यादा बेटर मिल पा रहा है पहले ही स्टेप में। तो ज्यादा बेटर कि हम लोग नीचे वाले को फॉलो कराए, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही कंपाउंड में हम लोग काम कर रहे हैं। अलग अलग कंपाउंड में कंपैरिजन होता तो बात लगता है, बट एक ही कंपाउंड के दो इंस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो अलग चीज बोलने का सेंस नहीं है। जिसको फॉलो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी स्टेप गलत नहीं बोल सकता कोई भी, क्योंकि एग्जैक्टली रेजोनेंस में यही होता है ये नहीं बोल सकते हम लोग। बस ऐसा है ना कि कोई ऑब्जर्वेशन हुआ कि बॉन्ड लेंथ चेंज हुआ, स्टेबिलिटी चेंज हुआ, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी चेंज हुआ, पाई बॉन्ड का लेंथ चेंज हुआ, या फिर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हुआ, तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक थियोरेटिकल कांसेप्ट डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। एक थियोरेटिकल कांसेप्ट है, मालूम नहीं कि यही हो रहा होगा। हम लोग का एजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन घूम करके वहां जा रहा होगा, किसी ने इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा, तो एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि यही हो रहा होगा। तो वो इमेजिनेटिव थ्योरी है। तो इसीलिए दोनों कंपाउंड अगर सेम है तो उस इमेजिनेशन में इस बात के थ्रू जाएंगे, इस बात के थ्रू जाएंगे, कोई बोल नहीं पाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे हैं, H प्लस ऐड कर रहे हैं, H प्लस वहीं पे जाके ऐड हो रहा है, बस ये मालूम पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन पहले उधर चला गया था, तब उधर से गया था, इलेक्ट्रॉन हम लोग जहां था वहीं रहने दिए, फिर H प्लस को ऐड कर दिया, किसी को नहीं मालूम है। तो दोनों तरीका वैलिड है। ज्यादा बेटर अप्रोच अगर हम लोग डिस्कशन करें थोड़ा ब्रेक करके, तो ज्यादा बेटर अप्रोच नीचे वाला होगा, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा और नेगेटिव चार्ज पे रिएक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट भी है। बट दोनों अप्रोच सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी डाउट पेज नंबर 90 में? चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अपने क्लास वाले पार्ट पे आ सकते हैं। लास्ट क्लास तक में हमको जहां तक ध्यान है कि हम लोगों ने अल्कीन के रिएक्शंस तो डिस्कस कर लिए थे, बेसिक रिएक्शंस, सारे रिएजेंट्स डिस्कस हो गए थे कि हम लोगों का H प्लस का एडिशन और H2O का एडिशन और COH का एडिशन। हाँ ठीक है, अल्कीन का एक पार्ट ऑफ रिएक्शन हम लोग का डिस्कस हो चुका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। अब हम लोग का एक बड़ा यूनिक रिएक्शन आएगा, बहुत ही यूनिक पार्ट है, जो हम लोग एक्चुअल में, जैसे लास्ट क्लास में अगर तुम लोग को याद हो तो जब स्टीरियो आइसोमरिज्म या स्टीरियो केमिस्ट्री समझा रहे थे तो बताए थे कि इंडिपेंडेंट कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तो हम लोग 2 to the power 2, 2 to the power 3 ऐसा बात कर रहे थे। अब तुमको मालूम पड़ेगा कि डिपेंडेंट कायरल सेंटर कैसे जनरेट हो सकता है। इसी में मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही दूसरा टाइप का एक सर्टेन, पहला स्टेप सेम है, पहला स्टेप में डिफरेंस नहीं है, एक सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ दूसरा स्टेप आ रहा है। कुछ कुछ पार्टिकुलर रिएजेंट्स केस में ऐसा हो सकता है। उसी में सबसे पहला केस होता है एडिशन ऑफ X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और CCl4 के जगह पे हम लोग CH2Cl2 भी ले लेते हैं। CCl4 ज्यादा कुछ नहीं करता, इनर्ट मीडियम के जैसा बिहेव करता है। ये CCl4 वाला पार्ट यहाँ लिख देते हैं, इनर्ट मीडियम। इनर्ट मीडियम या नॉन पोलर मीडियम दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग आराम से, ऐसा हम लोग मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। रिएक्शन में हम लोग जैसे अभी तक रिएक्शन क्या करा रहे थे कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में अगर हम लोगों ने HBr का एडिशन कराया तो स्टेप तो याद होगा तुम लोगों को कि पाई बॉन्ड H प्लस के साथ गया, उसके साथ कॉम्बिनेशन में Br को हटा दिया हम लोगों ने। H प्लस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में था क्योंकि H प्लस है उधर, बहुत ही प्रोमिनेंटली पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने प्रोडक्ट में पहले H आया, एक जगह पॉजिटिव चार्ज बना, उसके अलावा एक Br माइनस वाला पार्ट आया, ठीक है। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज आया उसमें हम लोग का Br माइनस ऐड हुआ, जब Br माइनस ऐड हुआ तो हम लोग का प्रोडक्ट वाला पार्ट बन गया, ऐसा हम लोगों ने सोचा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मालूम पड़ रहा था कि H प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल, हम लोग आराम से काम कर रहे थे। बट अब यहाँ पे एक नया केस आता है, अगर हम लोग यहाँ पे HBr की जगह Br2 ले लें तब उस केस में क्या होगा। तो पहला पार्ट, अल्कीन वाला पार्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा अनटिल अनलेस इसके साथ -M ग्रुप अटैच्ड हो। -M वाला केस आगे आएगा, जब टाइम आएगा तो पता चल जाएगा, बट अभी अल्कीन विल ऑलवेज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल
अनलेस कि कोई माइनस m ग्रुप अटैच्ड हो, पहला केस। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को सामने इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, बट ब्रोमीन के ऊपर लोन पेयर है, तो पहले तो ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल बना था, न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन नहीं हो सकता, तब क्या होगा? तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है, ये ध्यान रखना है। अगर ब्रोमीन वाला पार्ट दे रखा हो, या क्लोरीन वाला पार्ट दे रखा हो, या आयोडीन वाला पार्ट दे रखा हो, मतलब ऐसा लिखे अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन वाले पार्ट में कि हम लोग का X2 वाला पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, एंड वो X वाला पार्ट आइदर क्लोरीन होगा, या ब्रोमीन होगा, या आयोडीन होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हेलोजन वाला पार्ट सेकेंड पीरियड एंड बिलो का एलिमेंट्स है, मतलब हेलोजन वाले पार्ट में तीनों एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड एंड बिलो के एलिमेंट्स है। तो सॉरी, सेकेंड पीरियड नहीं, थर्ड पीरियड एंड बिलो के एलिमेंट्स है। तो थर्ड पीरियड एंड अगर बिलो के एलिमेंट्स है, इसका मतलब हम लोग आराम से एक छोटा सा पॉइंट बोल सकते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट किया, इसका मतलब हम लोग का लेविस एसिड है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। और लेविस एसिड का मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो भले ही हेलोजेंस के ऊपर लोन पेयर है, बट हम लोग का वैकेंट ऑर्बिटल वहां एग्जिस्ट कर रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि फ्लोरीन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये पार्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव नहीं कर सकता। अगर F2 में कोई भी पार्ट इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव नहीं कर सकता, तो अपना काम खराब हो गया, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जब तुम लोग को हम अल्कीन का रिएक्शन बता रहे थे, तो उसमें हेलोजिनेशन आया था। वहां पे मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन नहीं कर सकते, उसका एक काउंटर पॉइंट आएगा। क्या बोल रहे हैं? जी सर, आ रहा है आवाज। बोले कि फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन नहीं कर सकते। ऑल्दो वहां पे फ्लोरिनेशन नहीं करने के पीछे अलग रीजन था कि बहुत रिएक्टिव नेचर था, आयोडीनेशन नहीं करने के पीछे अलग रीजन था। यहाँ पे भी हम लोग फ्लोरिनेशन आयोडीनेशन नहीं कर सकते। अल्कीन में भी डायरेक्टली फ्लोरीन का एडिशन हम लोग नहीं कर सकते, इनफैक्ट आयोडीनेशन भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आएगा अभी रीजन, बट अभी के लिए इतना मालूम पड़ गया कि हम लोग फ्लोरीन का एडिशन नहीं कर सकते, मतलब अल्कीन और अल्केन दोनों में डायरेक्टली फ्लोरीन का एडिशन पॉसिबल नहीं है। मतलब डायरेक्टली हम लोग हेलोजन का एडिशन नहीं कर सकते। HCl के थ्रू हम लोग एडिशन कर पा रहे हैं, HF के थ्रू एडिशन कर पा रहे हैं, अलग चीज है, बट हम लोग फ्लोरीन का एडिशन या F2 के थ्रू रिएक्शन या Cl2 के थ्रू रिएक्शन अगर कराने की कोशिश करें, तो F2 के साथ रिएक्शन इधर भी पॉसिबल नहीं है, जैसा अल्केन में नहीं था। वहां का रीजन अलग था, यहाँ का रीजन अलग है, लेकिन रिजल्ट सेम है। हम लोग हेलोजनेशन में फ्लोरिनेशन नहीं करा पा रहे। आयोडीनेशन क्यों नहीं करा पाएंगे, आएंगे उस चीज पे। तो अपने रिएक्शन वाले पार्ट में अगर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो एक छोटा सा रिएक्शन जैसे यहाँ पर पहले मेंशन कर देते हैं कि हम लोग का जो अल्कीन वाला पार्ट है, वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 या फिर CH2Cl2 वाला पार्ट। प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन का एडिशन होगा, और इस चीज को हम लोग बगल वाले कार्बन पे अगर सिमिलर टाइप का कोई ग्रुप होता है, तो हम लोग वर्ड विसनल यूज करते हैं। जो तुम लोग विसनल डायोल वर्ड यूज किए थे हम लोग ग्लाइकोल वाले पार्ट में, या फिर सॉरी वहां पे हम लोग पिनेकोल वर्ड यूज कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे विसनल दो हेलोजन है, तो हम लोग डाई हैलाइड वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। तो जब अल्कीन में हम लोग हेलोजन का एडिशन किए, तो विसनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का है, आधा पार्ट तुम पहले डिस्कस कर चुके कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन X2 के साथ अगर रिएक्शन हुआ, तो जैसे यहाँ H था, तो अल्कीन इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके H+ के साथ कंबाइन किया और हेलोजन हटा। सेम सिनेरियो कि वहां पे H के जगह पे अगर हम लोग का एक हेलोजन है, तो दोनों में से कोई एक हेलोजन हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, तो अल्कीन उस पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके दूसरे हेलोजन को हटाएगा। तो अपने प्रोडक्ट में हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक हेलोजन का फॉर्मेशन रहना चाहिए, और साथ ही साथ एक X- आएगा, ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन होगा। बट एक बड़ा यूनिक चीज होता है यहाँ पे, और इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना। ये बड़ा एक यूनिक टाइप का इफेक्ट है जो हम लोग नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसमें हम लोग करते क्या है कि इसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं। जो हेलोजन है उसके ऊपर लोन पेयर है, वो एक्चुअल में लोन पेयर वाला पार्ट इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देता है, और कोऑर्डिनेट करके अपने आप को इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके रखता है। हेलोजन वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो कम से कम कंपाउंड को थोड़ा स्टेबिलिटी मिल गया। बट ना ये रेजोनेंस है, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन सिस्टम होना चाहिए, ना ये हाइपर कंजुगेशन है, ना प्लस आई है। तो कोई भी जो हम लोग का स्टैंडर्ड इफेक्ट था, उसमें से कोई भी चीज नहीं है। अगर उसमें से कोई भी चीज नहीं है बट फिर भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज रीअरेंजमेंट में भी नहीं जा रहा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को कहीं से लोन पेयर मिल गया,
और हेलोजन का ऑक्टेट पूरा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं रहा, ऑल्दो 3 मेंबर रिंग बन रहा है बट ठीक है, अगर मेरा ऑक्टेट कंप्लीशन में आ रहा है तो स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी गेन किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई हम लोग स्टैंडर्ड अप्रोच यूज नहीं कर पा रहे, ना रेजोनेंस, ना हाइपरकंजुगेशन, ना प्लस आई, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के केस में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, जब हम लोग रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन या इस तरह का कोई भी इफेक्ट जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, अगर उसके थ्रू कार्बोकेटायन का एक्सप्लेनेशन हम लोग दे रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो वहां पे कार्बोकेटायन को हम लोग क्लासिकल कार्बोकेटायन बोलेंगे। अगर उन सब जनरल इफेक्ट्स के अलावा कोई ऐसा इफेक्ट जो हम लोग को नहीं मालूम और वो भी कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी दे रहा है, तो वहां पे हम लोग उस तरह के कार्बोकेटायन को नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बोला करेंगे। तो इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो पार्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कार्बोकेटायन बनेगा फिर यहाँ पे हेलोजन आएगा, ये चीज हम लोग को बनता भी नहीं है, ये इनफैक्ट आता भी नहीं है। इस चीज को हम लोग सीधा बाईपास करके आगे पहुंच जाते हैं, मतलब हम लोगों का हेलोजन वाला जो पार्ट है उसके ऊपर सीधा पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा, और इस चीज को हम लोग हेलोनियम इंटरमीडिएट या हेलोनियम आयन बोल सकते हैं। अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोनियम आयन, क्लोरीन हुआ तो क्लोरोनियम आयन, ऐसा हम लोग फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन वाला स्टेप है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पे भी है। बस इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के बाद जो इंटरमीडिएट बना वो थोड़ा चेंज हो गया, बाकी चीजें सेम है, बट थोड़ा सा इंटरमीडिएट चेंज हुआ तो सेकंड स्टेप चेंज होगा, अदरवाइज ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मैकेनिज्म थोड़ा ज्यादा बेटर होता है, मतलब ज्यादा बेटर तो नहीं बोल सकते, ज्यादा काइंड ऑफ यूनिक है, ध्यान रखने लायक है। पहला वाला तो बड़ा सिंपलिस्टिक सा केस रहता है। अब इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे एक यूनिकनेस आता है, जैसे मान लो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो बाय डिफॉल्ट सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, इससे पहले जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोग का जैसे कार्बोकेटायन बना, तो कार्बोकेटायन वाले पार्ट का मतलब कि हम लोग का एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होता है मॉलिक्यूल का, बताओ भाई? ट्रायगोनल प्लेनर केस होता है ना। तो जब ट्रायगोनल प्लेनर है या ट्रायंगुलर प्लेनर है, तो हम लोग का जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर समझ के देखो, मान लो कि मेरा हाथ है, ठीक है, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब इस प्लेनर स्ट्रक्चर में जैसे ये 2 कार्बन का बॉन्ड है और ये तीसरा बॉन्ड है, यहाँ पे कहीं कार्बोकेटायन है। तो अगर हम लोग का न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो इसके पास ऑप्शन है कि ये ऊपर से आ सकता है या ये नीचे से आ सकता है। इसके पास एकदम ऑप्शन ओपन है कि ये आगे साइड से आ सकता है या फिर ये पीछे साइड से जा सकता है, क्योंकि प्लानर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है। अगर न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों ऑप्शन है, ये दोनों में से कहीं भी जा सकता है, तो कहीं से भी जाने की कोशिश करेगा। यही चीज हम लोग के एक्चुअल में स्टीरियो आइसोमरिज्म वाले पार्ट में हेल्प करता है, जो बोले थे ना sp2 से अगर sp3 बनता है तो r एंड s दोनों बनता है। उसके पीछे का लॉजिक यही है, चलो हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं, ज्यादा बेटर होगा कि अगर हम लोग का न्यूक्लियोफाइल ऊपर गया तो हम लोगों को ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये हम लोगों का कार्बन के साथ जो 3 बॉन्ड था उसमें न्यूक्लियोफाइल ऊपर चला गया, एंड उसके अलावा एक बॉन्ड दूसरा एक सॉलिड पे ग्रुप जाएगा, एक तीसरा डैश पे जाएगा। यहाँ पे हम सॉलिड और डैश डाल देते हैं, एक पार्ट हम लोग का सॉलिड है और दूसरा वाला साइड हम लोग का डैश है। एक ये पॉसिबिलिटी, जो सॉलिड पे था वो सॉलिड पे गया, जो डैश पे था वो डैश पे गया। बस के लिए जैसे फिर से मेरा हाथ मतलब एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ऐसा है, ऊपर से अगर हम लोग का ग्रुप अटैच हुआ तो ये बॉन्ड बस नीचे चला जाएगा। अब जैसे मेरा जो छोटा फिंगर है, लिटिल फिंगर, ये तुम्हारे साइड आता दिख रहा, तो ये तुम्हारे ही साइड है, बस ये नीचे चला गया है, तुम्हारी ही साइड नीचे चला गया। और जो मेरा थंब है जो पीछे के साइड है, ये अभी भी पीछे है, बस ये नीचे चला गया। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा नीचे की तरफ मुड़ गया है। थंब वाला पार्ट जैसा था वैसे ही रह गया पीछे, और लिटिल फिंगर जैसा था वैसे ही रह गया, और जो नॉर्मल बॉन्ड है वो जैसा पहले था अभी भी वैसे ही रहेगा। तो हम लोग जब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, उस केस में जो नॉर्मल लाइन था वो नॉर्मल लाइन पे रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश करना, ये तुम लोगों के स्टीरियो आइसोमरिज्म को समझने में काफी हेल्प करेगा। नॉर्मल लाइन पे रह गया, पहली पॉसिबिलिटी। सॉलिड वाला पार्ट सॉलिड पे ही रह गया, बस नीचे चला गया, पहले प्लेनर था अभी नीचे चला गया। जो हम लोग अगर तुम लोग याद रखने की कोशिश करो तो हम लोगों ने अम्ब्रेला इन्वर्जन में ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया था, मतलब छाता उलट जा रहा है टाइप से। तो अभी आया नहीं है खैर छाता उलटने का केस, बट वही चीज है। दूसरी पॉसिबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट नीचे से आ जाए, जो हम लोग का वैकेंट पी ऑर्बिटल है उसमें न्यूक्लियोफाइल नीचे के साइड से अटैच हो जाए, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा
कि हम लोगों का जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है ये पार्ट नीचे रह जाएगा, और जब ये नीचे रहेगा तो ठीक है, जो नॉर्मल लाइन है वो नॉर्मल लाइन में ऊपर जाएगा, जो सॉलिड वाला पार्ट है सॉलिड में ऊपर जाएगा, और जो डैश्ड वाला पार्ट है वो डैश्ड में ऊपर जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग के स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग का जो बाकी दोनों, एक मिनट थोड़ा, जो हम लोग का स्ट्रक्चर वाला पार्ट बन रहा है उस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। ये दोनों देख के मालूम पड़ रहा है मिरर इमेज एक दूसरे का, मतलब ये पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर साफ साफ देख के मालूम पड़ रहा है कि मिरर इमेज है। बीच में अगर मिरर रखते हैं तो कार्बन का मिरर इमेज कार्बन, जो नॉर्मल बॉन्ड उसका मिरर इमेज नॉर्मल बॉन्ड आ गया, जो सॉलिड का बॉन्ड है उसका मिरर इमेज सॉलिड, जो डैश का बॉन्ड है उसका डैश, और न्यूक्लियोफाइल का पार्ट न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हम लोगों का sp2 एटम पे एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है जैसा यहाँ दिख रहा, तो ऊपर वाला पार्ट अगर R होगा तो उसका मिरर इमेज विल बी S। तो जब भी कभी sp2 एटम sp3 में कन्वर्ट होगा तो हमेशा R प्लस S बनेगा ही बनेगा, ये बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों का इंडिपेंडेंट केस हो गया कि अगर हम लोगों का कार्बोकैटायन बिल्कुल इंडिपेंडेंट टाइप का था तब उस केस में क्या हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी आ सकता था, वो कैसा भी पार्ट बना सकता था, ऊपर वाला 50% नीचे वाला 50% आराम से ऐसा बन सकता था। ये हम लोग का नॉर्मल केस हो सकता था। अब पॉइंट आता है कि हम लोग इसमें क्या करें। यहाँ पे एक लिमिटेशन है हम लोगों के साथ, और इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना, आगे जाके यही चीज हम लोग का SN1 SN2 टाइप का रिएक्शन होगा। ऑल दिस चीज को भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, तुमको ऐसा ध्यान रखना है। अगर मान लो हम लोग के पास कार्बन कार्बन के साथ यहाँ हेलोजन वाला पार्ट है, पहला चीज, तो जैसे हम लोग जो स्ट्रक्चर को डिस्कस करते थे कि कार्बन वाले पार्ट के साथ अगर हम लोग का कोई बॉन्ड अटैच्ड है, वो हम लोग पाई बॉन्ड में बोल रहे थे कि अगर कोई भी एटम के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर पाई बॉन्ड से अटैच्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, ऐसा एक डिस्कशन आया था। पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता था क्योंकि वीक नेचर का था, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। तो काइंड ऑफ ये चीज यहाँ पे भी तो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में दोनों कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है, पाई बॉन्ड तो नहीं है लेकिन 3 मेंबर्ड रिंग है जो ऑलरेडी बहुत अनस्टेबल है, मतलब तुरंत ब्रेक होने के टेंडेंसी में होगा। जैसा ही कार्बन को ऑक्टेट पूरा होता दिखेगा तुरंत 3 मेंबर्ड रिंग ब्रेक करेगा। उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको देख रहा है कि चलो कुछ नहीं तो ऑक्टेट तो पूरा कर ले रहे हैं 3 मेंबर्ड रिंग बना के। बट अगर कार्बन को कहीं से कोई कंपाउंड मिल गया तो उसको ऑक्टेट पूरा कर दे तो कार्बन तुरंत अपना 3 मेंबर्ड रिंग ब्रेक करेगा। कोई बोल सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग कार्बन पे क्यों सब कुछ ऐड कर रहे हैं, हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम लोग ऐसा सोचे कि हम लोग का न्यूक्लियोफाइल हेलोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया तो भी हेलोजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक पॉइंट आएगा कि हेलोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, इसका 2 बॉन्ड बना हुआ है, अगर तीसरा बॉन्ड बनेगा तो एक ही बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर हेलोजन तो 3 बॉन्ड बना ही सकता है, क्या परेशानी है, बना सकता है बिल्कुल, बट ये रिंग स्ट्रेन का हम लोग क्या करें, रिंग स्ट्रेन भी तो एक फैक्टर है, तो रिंग स्ट्रेन तो एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो हेलोजन वाले पार्ट को तो हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं, हम लोग कार्बन की तरफ से जाएंगे। इसी स्टेप को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल देंगे, काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ऑल्दो इस स्टेप को ढंग से देख लेना, SN2 में रिपीट हो जाएगा, ये हम लोगों ने पहले शायद किया भी एक्सपेरिमेंट। न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पे करने को दोनों पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है, बट अभी के लिए क्योंकि दोनों सेम है तो किसी भी एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके उससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। एंड क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा होना शुरू हो जाएगा तो कार्बन अपना जो रिंग है उसको ब्रेक करके अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। इस स्टेप को बस समझना क्योंकि तुम लोग के लिए नया स्टेप है। स्टेप फिर से बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, कार्बन को एक एक्स्ट्रा बॉन्ड मिल रहा तो कार्बन अपने हेलोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करके हटाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि अपने पास 2 कार्बन था, इसके ऊपर हम लोग के हेलोजन के साथ प्लस चार्ज के साथ एक बॉन्ड था, अगर हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल इस पे ऐड होना शुरू हुआ तो कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके हेलोजन के ऊपर गया तो उसका पॉजिटिव चार्ज के साथ एक नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ओवरऑल कोई चार्ज नहीं आने वाला क्योंकि पहले से एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज वहां पे इंड्यूस हो रहा है। ये हम लोग का प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी अगर हम लोग का न्यूक्लियोफाइल सेकेंड नंबर कार्बन पे गया तब एक ये सेंस होगा जो हम लोग प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हम लोगों का सेम स्ट्रक्चर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन वाला पार्ट के साथ कार्बन का बॉन्ड, हेलोजन वाले पार्ट के साथ पॉजिटिव चार्ज, दोनों के साथ बॉन्ड, और जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट हम लोगों के इस दूसरे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग आगे लेके चले गए।
तो इस केस में जैसा हम लोग का सेकेंड कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हुआ था वैसे फर्स्ट कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हुआ। हम दोनों को इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि आगे अभी चीजें सिमेट्रिकल है, दोनों कार्बन सेम है, वेरी भी कर सकता है, तो वेरिएशन में पता चलेगा क्या हम लोग एग्जैक्टली करना चाहेंगे। कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बना और उसके अलावा जो हम लोगों का हेलोजन के साथ बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को वहां से हटा दिया, ये हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो बेसिकली हुआ वही है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर HBr का एडिशन किए थे तो एक कार्बन पे हेलोजन गया था, एक पे हाइड्रोजन गया था। बस डिफरेंस ये है कि इस बार एडिशन का तरीका थोड़ा अलग हो गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एडिशन हो रहा, बट हम लोग का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो तरीका चेंज हुआ है उसकी वजह से स्टीरियो आइसोमरिज्म में एक डिपेंडेंसी आएगा। क्या आएगा अभी हम लोग आते हैं उस चीज पे, बट अभी तक मैकेनिज्म में किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, जो कुछ भी जानना है, जो कुछ भी पॉइंट में डाउट है पूछ सकते हैं। थोड़ा नया मैकेनिज्म है तो उसको थोड़ा सीखने की कोशिश करो, बट यहाँ पे SN2 का स्टेप तुम लोग को अपने आप समझ में आ गया कि SN2 एग्जैक्टली क्या होता है, उसको हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, तो अगर यहाँ तक पार्ट में कोई डाउट नहीं है तो एक तो हम लोग प्रोडक्ट डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोगों का हेलोजन वाला पार्ट ही दोनों जगह पे जा रहा है, जैसे यहाँ पे तो हम न्यूक्लियोफाइल लिखे, बट अगर न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट के जगह पे हम यहाँ पे X माइनस लेके चलते हैं तो हम लोग को प्रोडक्ट वाले पार्ट में न्यूक्लियोफाइल की जगह X मिलेगा, मतलब दोनों कार्बन पे हेलोजन मिलेगा। दूसरे वाले केस में भी X माइनस लेके चलते हैं तो दोनों कार्बन पे हम लोग को हेलोजन मिलेगा, मतलब विसनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो ये तो हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया जो अपने को कंसिडर करना है। अब इस पूरे स्टेप में क्या क्या चीजें हो सकती है, प्रोडक्ट बनाना तो सिंपल है, एक और चीज यहाँ पे आता है, जैसे इसमें दो डिस्कशन का पार्ट है। पहला डिस्कशन कि हम लोग का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें कार्बोकेटायन तो बना ही नहीं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बना। तो अगर नॉन क्लासिकल बना मतलब हमेशा हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं, तो हम लोग स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें। अभी तक हम लोग के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो हम लोग उधर से स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, इधर तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं, तो हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे कर पाएंगे यहाँ पे। तब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला पार्ट आएगा, जो अल्कीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा उस पे रिएक्शन होगा प्रेफरेबली। इस पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जो सेकंड पॉइंट था रिएक्टिविटी के लिए, हम लोग उस चीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, मोर न्यूक्लियोफिलिक 5 बॉन्ड विल रिएक्ट फर्स्ट। ये बड़ा बेसिक पॉइंट है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस हम लोग के दो फैक्टर्स में से एक गायब हो गया, केवल दूसरा फैक्टर हम लोग लेकर के चल रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं हेलोनियम इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, हेलोनियम आयन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। ये हम बोलने वाले नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है, अपने को ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग का प्रोडक्ट में विसनल डाइहैलाइड बन रहा, तो खैर वो बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, आराम से बनेगा, तो सोचने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट हम लोग ध्यान रख सकते हैं, since non-classical carbocation is formed, therefore no कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। ये तो हम लोग की जिंदगी थोड़ा आसान करता है बेसिकली, मतलब थोड़ा आसान करने लायक चीज है कि अभी तक हम लोग को रीअरेंजमेंट सोच के चलना था, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं सोचना है। मार्कोव-निकोव रूल बड़ा इजीली एप्लीकेबल होगा, ऑल्दो दोनों हेलोजन है तो मार्कोव-निकोव रूल क्या बोलेंगे, दोनों पे तो हेलोजन ऐड हो रहा है, किस पे मार्कोव-निकोव रूल जाएगा। बट आगे जाने के बाद हम लोग का रिएक्टेंट थोड़ा चेंज होगा तो मार्कोव-निकोव रूल आराम से एप्लीकेबल मानेंगे। यहाँ प्रोडक्ट बनाना आसान है, प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोगों को रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है, प्रोडक्ट खटाक से बन जाएगा, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा यूनिक है, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। एक पॉइंट ध्यान रखना है अपने को, इट इज एन एंटी एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे एक नया पॉइंट आया जो अभी तक कहीं पे भी नहीं आया था, इट इज एन एंटी एडिशन रिएक्शन। ये पॉइंट अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। एंटी एडिशन का मतलब क्या है, तो अगर तुम लोगों को चमका होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं चमका तो ऐसा सोच लो कि हम लोगों का इस पूरे रिएक्शन में, जैसे मान लो चलो इसको नीचे एक्सप्लेन कर देते हैं। हम लोगों ने रिएक्शन में ऐसा बोला कि हम लोगों का एक 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ है और हेलोजन ऐड हुआ, तो बेसिकली एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल वाले पार्ट में हम लोग एक तरफ हेलोजन वाला पार्ट है, तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या, जैसे मान लो मेरा हेलोजन वाला पार्ट ऊपर है, तो जिधर हेलोजन है
दूसरा हेलोजन उस साइड से नहीं आ सकता। एक तो उसको हेलोजन से रिपल्शन मिलेगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हम लोग SN2 के सामने सीखेंगे, जब SN2 रिएक्शन आएगा तो तुमको एक और फैक्टर अपने आप समझ में आएगा, वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी के लिए अगर मेरा यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है तो इधर साइड मेरा जो हेलोजन है वो दूसरे हेलोजन को उधर आने से रोकेगा, पहला प्रॉब्लम। तो दूसरा हेलोजन हम लोग के दूसरे साइड से जाएगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं एक हेलोजन जिधर से ऐड हुआ दूसरा हेलोजन हमेशा उसके अपोजिट साइड से ऐड होगा। तो एंटी एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब दोनों हेलोजन जो ऐड हुए दोनों अपोजिट डायरेक्शन से ऐड हो रहे हैं। तो हम लोग का दूसरा हेलोजन वाला पार्ट नीचे से ही ऐड हो रहा है हमेशा, एक ये पॉइंट। अब एंटी एडिशन रिएक्शन जब हुआ, जैसे बोला था ना मैंने कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट मतलब पहला अपने हिसाब से ऐड हो गया, दूसरा अपने हिसाब से ऐड हो गया, कोई मतलब नहीं दूसरे को। बट ऐसा समझ लो कि 2 सीट्स है कहीं पे, 2 आदमी को बैठना है, तो आदमी कहीं भी बैठ सकता है, ऐसा टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। पहला आदमी कहीं बैठ सकता है, दूसरा आदमी कहीं बैठ सकता है। लेकिन अगर मान लो कि 2 ही सीट्स है, 4-5 सीट्स है, तो पहला आदमी कहीं बैठ सकता है, दूसरा आदमी कहीं बैठ सकता है, उसमें कुछ कंडीशंस फेल हो रहे हैं, बट अदरवाइज लोग कहीं भी बैठ सकते हैं। बट अगर 2 ही सीट है तो एक आदमी अगर एक जगह बैठ गया तो दूसरे को बाय डिफॉल्ट एक ही जगह बैठना पड़ेगा, उसके पास तो कोई दूसरा चॉइस नहीं है। यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा ही चीज है कि जब एंटी एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो एक हेलोजन क्योंकि एक तरफ से ऐड हो गया तो दूसरे को अगर दूसरे साइड से ही ऐड होना हो रहा है तो उसमें एक लिमिटेशन आ रहा है। अगर मान लो हम लोग के पास एक साइक्लिक रिंग है, ये समझने के लिए ज्यादा आसान तरीका है। तो अगर हम लोग इसमें हेलोजन का एडिशन करा रहे हैं और ऐसा हम एक्सपेक्ट किए कि पहला जो हेलोजन ऐड हुआ वो हम लोगों के सॉलिड के साइड ऐड हो गया, ऐसा एक्सपेक्ट कर ले रहे हैं, तो जो दूसरा हेलोजन ऐड होगा वो हमेशा डैश्ड की तरफ ही ऐड होगा। मतलब अगर वो रिंग वाला पार्ट एक प्लेन है, एक ऊपर से हेलोजन ऐड हो गया तो दूसरा हमेशा नीचे से ही ऐड होगा। मतलब यहाँ से जब हम लोग का फर्दर स्टेप होगा x माइनस का, तो हमेशा हम लोग बैक साइड अप्रोच या फिर जो डैश्ड लाइन की तरफ से अप्रोच है वही फॉलो कर सकते हैं। अब एक चीज सोचो, अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है कि आइदर हम लोग ऊपर वाले हेलोजन पे या ऊपर वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कराए, तो उस केस में हम लोगों को ये ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो ऊपर वाले साइड का बॉन्ड अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो हम लोगों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकल के आएगा कि हम लोग के ऊपर वाले साइड में जो हेलोजन ऐड हुआ था वो डैश्ड की तरफ ऐड हुआ, और जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था वो पहले से भी सॉलिड पे था, बाद में भी सॉलिड पे रहेगा। कि हम लोग को ऊपर के साइड से अप्रोच जब होगा तब प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर दूसरी पॉसिबिलिटी है, सेकंड नंबर वाला केस आ गया, तो सेकंड नंबर वाले केस में हम लोग का प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग का ये दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, रेड वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा कि हम लोग का जो हेलोजन वाला पार्ट है वो नीचे के साइड से ऐड हुआ डैश्ड पे, और ऊपर वाले साइड में हम लोग का सॉलिड ग्रुप आएगा। बट एक चीज फिक्स है कि ऊपर वाला जिधर ऐड हो रखा है दूसरा उसके अपोजिट से ही ऐड हो रहा है, इंडिपेंडेंट चीजें नहीं चल रही। अगर ऊपर वाला सॉलिड पे है तो दूसरा डैश्ड पे ही आ रहा है, दूसरा सॉलिड पे कभी नहीं आ पा रहा। भले ही ऊपर नीचे जहां जाना है जाओ, मतलब 2 कार्बन है अपने पास, दोनों में से जहां जाना है जाओ, उसके पीछे भी एक रीजन है, उसके पीछे भी एक सर्टेन लॉजिक है। बट जहां भी जाना है जाओ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से ही जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे डिपेंडेंसी है, यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली चीजें चल रही है। इससे पहले चीजें इंडिपेंडेंट चल रही थी, जैसे मान लो ऐसा हम लोग रिएक्शन लिखते हैं कि यहाँ पाई बॉन्ड है और इसका हम लोग रिएक्शन DBr के साथ करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट में एक जगह ड्यूटेरियम ऐड हो रहा था, एक जगह ब्रोमीन ऐड हो रहा था, दोनों इंडिपेंडेंट ऐड हो रहा था। ड्यूटेरियम सॉलिड पे है, ब्रोमीन भी सॉलिड पे हो सकता है, ड्यूटेरियम डैश पे है, ब्रोमीन भी डैश पे हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट एडिशन हो रहा था ग्रुप का। तो यहाँ पे कायरल सेंटर इंडिपेंडेंट जनरेट हो रहा था, 2⁻²2 चल रहा था, नीचे 2⁻² नहीं चलेगा। ऑल्दो यही पार्ट हम लोग के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट बनाए, सीधा अगर मान लो मेरे सामने ये सवाल दे दे, एक छोटा सा सवाल लिख रहा है, साइक्लोहेक्सेन है, सॉरी साइक्लोहेक्सीन, इसका रिएक्शन हम लोगों ने Cl2 के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो प्रोडक्ट तो बेसिक ये बनेगा। पूछा कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो हम लोग को दिखेगा हाँ भाई ये कंपाउंड है, कायरल सेंटर वाला पार्ट है, बट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो 2 कायरल सेंटर है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 2⁻n-2/2 प्लस 2⁻n-1/2 ऐसा करके हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब टोटल मिला करके हम लोग को 3 प्रोडक्ट मिलेगा, 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव, 3 प्रोडक्ट मिलना चाहिए। जो हम लोग सोचेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे और सीधा प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे हम लोग को 3 प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, अपने को 2 ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि जो 3 प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हम लोग ये सब केसेस लेके चल रहे हैं कि हम लोग का क्लोरीन वाला पार्ट सॉलिड पे है, दूसरा क्लोरीन वाला पार्ट सॉलिड पे है। ऑल्दो एक चीज है कि यहाँ 4 पॉसिबिलिटी है, अगर तुम लोगों को समझ में आता हो तो क्लोरीन वाला पार्ट डैश पे है, दूसरा भी क्लोरीन डैश पे है, ये 2 पॉसिबिलिटी हो गया।
और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी तीसरा, एक क्लोरीन सॉलिड पे है, दूसरा क्लोरीन डैश पे, और उसके अलावा एक क्लोरीन वाला पार्ट डैश पे और दूसरा क्लोरीन वाला पार्ट सॉलिड पे है। इन चारों में हम लोगों का अगर ध्यान दो तो ये दोनों सेम है आपस में, दोनों क्लोरीन सॉलिड पे, दोनों क्लोरीन डैश पे, उसको पलट दो तो जो दोनों चीज सॉलिड पे है उसको पलटने पे दोनों डैश पे चला जाएगा। ये दोनों आपस में सेम है तो एक को रिजेक्ट कर सकते हैं, वो कॉमन था, एक काउंट हो गया, और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है जो हम लोग के इस 1 वाले पार्ट से आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और दूसरा नीचे वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है और उसके साथ उसका मिरर इमेज वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज। अगर देखना नहीं आ रहा तो आईना देखो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब इनैंशियोमर है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट है। तो टोटल मिला के 3 स्ट्रक्चर बन सकता है। बट एक प्रॉब्लम आया यहाँ पे कि जब इंडिपेंडेंटली काम किया हम लोगों ने तो टोटल 3 स्ट्रक्चर्स आए अपने पास, बट अगर हम लोग डिपेंडेंट होके काम कर रहे हैं और मैंने बोला एंटी एडिशन है, मतलब सॉलिड के रिस्पेक्ट में सॉलिड का एडिशन तो हो ही नहीं सकता, ये प्रोडक्ट ही रिजेक्ट हो गया, अपने इस रिएक्शन मैकेनिज्म ये प्रोडक्ट काउंटिंग में आ ही नहीं सकता, मतलब यही 2 पॉसिबिलिटी बचा अपने पास प्रोडक्ट बनाने का। ये चीज हम लोग नॉर्मली भूल जाते हैं, ये ध्यान रखने लायक चीज है कि हम लोग सीधा प्रोडक्ट बनाएंगे तब अपना आंसर गलत आएगा। अगर स्टीरियो आइसोमरिज्म का सवाल है, इस पार्टिकुलर मैकेनिज्म में ही ऐसा कंडीशनल पार्ट होता है कि एक के वजह से दूसरे का स्टीरियो आइसोमरिज्म डिसाइड हो रहा है। ये इतना यूनिक है, इसको ध्यान रखना होता है कि हम लोग सीधा प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। ऑल्दो हम प्रोडक्ट बनाना भी सिखाएंगे तुम लोगों को, डिटेल में आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं। कितना टाइम हो गया वैसे? बहुत टाइम हो गया अभी। हाँ ठीक है, अभी कितना हुआ है? 10:08। हाँ ठीक है, अभी हम प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे तुम लोगों को, तो तुम लोग को आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली किस तरीके से प्रोडक्ट को अप्रोच कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। बट इस तरीके से प्रोडक्ट तब बनाना जब केवल पूछेगा फाइंड द मेजर प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट, ऐसा टाइप से। स्टीरियो आइसोमरिज्म पूछ दिया तो इस केस में सीधा स्ट्रक्चर बना के काम करना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के बजाय ऐसा प्रोडक्ट बना के उसमें स्टीरियो आइसोमर्स काउंट मत करना, आंसर गलत आएगा। क्योंकि उसमें हम लोग ये चीज मिस कर देते हैं कि हम लोग एक साइड से एडिशन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग बोले ना एंटी एडिशन, तो वैसा ही एक और नाम होता है जिसको हम लोग सिन एडिशन बोलते हैं। एंटी मतलब अपोजिट, सिन मतलब सेम साइड, सिन को आप सिस के जैसा समझ सकते हैं, सिस एडिशन। तो सेम साइड से भी एडिशन हो सकता है, जो हम लोगों का जैसा हाइड्रोजनेशन है, तुम लोगों को इतना तो आइडिया लग ही चुका है अभी तक कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या है। हम लोग एक कैटलिस्ट के सरफेस पे हाइड्रोजन वाले पार्ट को डालते हैं और उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ऊपर रखते हैं। तो इस केस में दोनों हाइड्रोजन एग्जैक्टली सेम साइड से ऐड होता है, एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन, और दोनों पाई बॉन्ड गायब हो जाता है। तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होता है, इस चीज को हम लोग सिन एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। दोनों चीजें सेम साइड से ऐड हुई। तो अभी हम लोग करेंगे डिस्कशन उस चीज का, सिन एडिशन वाले पार्ट का भी आराम से, ये हम लोग का रिडक्शन के पार्ट में आएगा। बट इस चीज का अपने को ध्यान रखना है कि हम लोग को डिपेंडेंट कायरल सेंटर का जनरेशन मिल रहा है या डिपेंडेंट ग्रुप्स का जनरेशन मिल रहा है, थोड़ा हम लोग सोच समझ के काम करेंगे, थोड़ा मैकेनिज्म का हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होगा यहाँ पे। ऑल्दो अब यहाँ पे एक चीज सबसे मेजर आता है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है, प्रोडक्ट बनाने का तरीका। हम पहले प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता रहे हैं तुम लोगों को, उसके बाद तुम लोगों को सोचना है कुछ आगे का पार्ट। और जिस तरीके से हम बता रहे हैं, तुम लोग अगर सवाल आता है तो ऐसा ही अप्रोच करना, इस तरीके से ही काम करना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, तुम लोग समझ ही नहीं आया कि सॉलिड कहाँ गया, डैश कहाँ गया, पागल बनेंगे फालतू का। मान लो जैसे हम एक छोटा सा सवाल पुट आउट करते हैं तुम लोगों के सामने, यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। हाँ बोलो। सर जैसे इस क्वेश्चन में अपोजिटली मतलब वो रिएक्ट मतलब ऐड हो रहा है, लेकिन वो तो वो है ना, क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड तो रोटेट कर सकता है ना। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सर जो Cl है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है ना, तो वो चाहे तो मतलब रोटेट कर सकता है ना अपना प्लेन पे, ये ऊपर नीचे। यस सर। अबे तो सिंगल बॉन्ड जब रोटेट करेगा तो इस बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेट करेगा ना, ऐसा समझो। इसे मान लो ये तुम्हारा जो पेन है, ठीक है, ये तुम्हारा सॉलिड पे आ गया, ठीक, कैसे दिखा यार, हाँ ठीक है ऐसा। ये मान लो कि पेन है, ये सॉलिड पे आ गया। अब ये सॉलिड पे अगर रोटेट कर रहा है तो ये सॉलिड पे ही रोटेट कर रहा है ना, सिंगल बॉन्ड है तो ऐसा थोड़ी कि ऊपर से नीचे रोटेट कर जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म केस ही खत्म हो जाएगा, तो तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही समाप्त कर देगा दुनिया में, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट तो पूछ लो, जो कुछ भी डाउट है। सर इसमें तो एंटी एडिशन होता है, तो आप 3 प्रोडक्ट कैसे बनाए? इसमें तो एंटी एडिशन होता है, तो हम सेम प्रोडक्ट कैसे बनाए? मतलब ये जो सॉलिड सॉलिड वाला केस, ये नीचे वाला पहला केस।
पहला केस तो वही तो हम बोले कि अगर हम लोग इस अप्रोच से जाए कि हम लोग दोनों कार्बन पे क्लोरीन ऐड कर दे पहले और उसके बाद स्टीरियोआइसोमर काउंट करें, तो उसमें हम लोग ये चीज भूल जा रहे हैं कि उसमें हम लोग दोनों सॉलिड सॉलिड पे भी एडिशन काउंट कर लेंगे अगर हम लोग इस अप्रोच से रिएक्शन में टोटल स्टीरियोआइसोमर काउंट करें, जैसा अभी तक हम लोग कर रहे थे। क्योंकि इस अप्रोच से हम लोग ये पॉसिबिलिटी काउंट कर रहे हैं जो कि सिन एडिशन में हो सकता है, एंटी में तो हो ही नहीं सकता। तो ये अप्रोच अपने लिए गलत हो जाएगा। हम लोग कभी भी अगर स्टीरियोआइसोमर्स का काउंटिंग होगा तो यहाँ से हम लोग पहले प्रोडक्ट में जाएंगे, फिर प्रोडक्ट में स्टीरियोआइसोमर काउंट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। और सर वो नीचे जो 2 प्रोडक्ट है वो दोनों भी तो सेम ही है, पक्का से मैं मतलब इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो वही बनेगा ना। घुमाओ। हाँ घुमा दिए। घुमाते से फोन घुमा दी। एक काम करो, बता रहे क्या करो, एक कॉपी में अपने पास पेज में ये स्ट्रक्चर बनाओ और दूसरा अपना फोन घुमा लो, जूम करके थोड़ा फोन घुमाओ, देखो सेम स्ट्रक्चर आ रहा है क्या 180 डिग्री घुमाने से। हमको तो आईना देखना आता है भाई, हमको तो बहुत अच्छे से आईना देखना आता है। तुम लोग अगर ऐसा सर तुम्हारा बीच से घुमाएंगे। बीच से घुमाएंगे, अच्छा ऐसा ऐसा घुमाएंगे, हाँ घुमाओ। तब भी नहीं आएगा। हम बोले तो घुमाओ। बहुत दिमाग चलाना था, हाथ नहीं चलाना, घुमाओ उसको, ऐसा फ्लिप करो। हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं क्यों? आ रहा है। वो आगे वाला फिर नीचे जाके आगे ही आ रहा है। आगे वाला नीचे जाके आगे ही नहीं आ रहा है। आगे वो जो सॉलिड वाला वो नीचे जाके डैश बन जा रहा है, तो फिर वो पहला प्रोडक्ट ही बन रहा है, दूसरा वाला नहीं बन रहा। यही आ जा रहा है ना। अगर उसको ऐसा घुमाएंगे तो जो क्लोरीन नीचे है वो घूमेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन जो सॉलिड पे है वो घूमने पे डैश पे चला जाएगा। तो ये नीचे वाला क्लोरीन ऊपर जाएगा, ऊपर वाला क्लोरीन नीचे आएगा, बट सॉलिड वाला पार्ट ऊपर डैश पे चला जाएगा, डैश वाला पार्ट नीचे सॉलिड पे आ जाएगा। तो यही स्ट्रक्चर आएगा। तो घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑल्दो एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि इमेजिनेशन का पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों के सोचने के लिए, इसको इस तरीके से मत समझना। हम दूसरा तरीका शायद तुम लोगों को बताए हैं, उस तरीके से सोचना। अगर दो कंपाउंड है एंड दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, बस ये चेक कर लेना कि जो पहला कंपाउंड दे रखा वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, बस ये चेक कर लेना। तो बस ये बता लो, चलो अभी तो खैर लिख रखे हैं ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि दिख रहा है मिरर इमेज नहीं है। बस ये चेक कर लेना कि पहला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। पहला दिख गया ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है एंड दूसरा उसका मिरर इमेज है, मतलब बाय डिफॉल्ट दोनों इनैशोमर्स होंगे। तो पहला वाला जो कंपाउंड हो तो चलो ठीक है, दूसरे वाले को हम लोग प्लेन ऑफ पेपर में घुमा देते हैं ऐसा। जब इसको घुमाएंगे तो क्लोरीन वाला पार्ट घूम करके ऊपर आएगा, दूसरा क्लोरीन वाला पार्ट घूम करके नीचे जाएगा। तो अपने स्ट्रक्चर में सॉलिड वाला पार्ट क्लोरीन का ऊपर आ गया, डैश वाला पार्ट नीचे चला गया। और अगर हम लोग यहाँ पे मिरर रखे तो क्लोरीन का मिरर इमेज क्लोरीन, डैश पे क्लोरीन का मिरर इमेज डैश, ऐसा आराम से आ जाएगा। तो मिरर इमेज दिख रहा है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है एंड मिरर इमेज है, इसका मतलब इनैशोमर्स है। ये तरीका यूज करना इंस्टेड ऑफ अपने इमेजिनेशन के। और उसके लिए सिंपल है, जैसे ठीक है कंप्यूटर में आप कंप्यूटर ऐसा घुमा नहीं सकते स्क्रीन को, बहुत ऑकवर्ड लगेगा एग्जामिनेशन सेंटर में, बट नीट वाले लोग आराम से कर सकते हैं कि अपने एक पेज में कहीं पे लिखा है स्ट्रक्चर और उसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर को घुमा के देख लिया। मतलब दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया, ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारी मर्जी है। बट देख लेना कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और मिरर इमेज है क्या। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मिरर इमेज है, मतलब इनैशोमर्स है। ठीक है, चलो भाई। अच्छा एक पॉइंट हम पहले और डिस्कशन का पुट अप कर ले रहे हैं, ये हम लोग के लिए जरूरी होगा अभी। जैसे अभी तो हम लोग ऐसा डिस्कशन किए थे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोनों पहला जनरेट होगा। अब मान लो इसमें अनसिमेट्रिकल केस आया, CH3 वाले पार्ट के साथ CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर हम लोग हेलोजन का एडिशन करते हैं, H2 का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो पहला स्टेप तो वही होना है, पहले स्टेप में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस केस में हम लोगों का हेलोनियम इंटरमीडिएट बनेगा, ये ध्यान रखना है। दूसरे केस में हम लोगों का जो X माइनस ऐड होगा, ऑल्दो अभी फर्क नहीं पड़ रहा, आगे जाने के बाद फर्क पड़ेगा, अभी नहीं पड़ रहा, जस्ट अगले रिएक्शन से फर्क पड़ेगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, हम लोगों के पास दो पॉसिबिलिटीज था।
जब दो पॉसिबिलिटीज को हम लोग कंसिडर कर रहे होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट, तो इस केस में हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे ऐड होगा प्रेफरेबली जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कैरेक्टर हो। मतलब ऐसा समझ लो कि कार्बन नंबर 1 पे अगर कार्बोकैटायन होता या कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट पे अगर कार्बोकैटायन होता तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता, ये अपने को समझते हुए काम करना है। हम लोगों का पहला स्टेप हो गया, हेलोनियम इंटरमीडिएट बन गया। दूसरे स्टेप में X माइनस या न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे ऐड होगा जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो। ये स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ सिंपल अल्काइल चेन था, 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन में 2 डिग्री वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, मतलब उस पर रिएक्शन करा के हम लोग आराम से मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब हेलोजन वाला पार्ट नीचे जाएगा। ऑल्दो इस स्ट्रक्चर में फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सॉलिड डैस्ट आएगा ही नहीं। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड रोटेट कर गया तो कोई सॉलिड और कोई डैस्ट का मतलब नहीं है। एंटी एडिशन है बट सॉलिड डैस्ट का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। तो इसमें अगर हम ऐसा भी स्ट्रक्चर लिख दे तो उसका ऐसा मत समझ लेना कि सर ये तो एंटी एडिशन है ना सर, दोनों हेलोजन एक ही साइड थोड़ा ना रहेगा। अरे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ रोटेशन हो सकता है, तो यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। तो यहाँ सॉलिड डैस्ट का कोई मतलब नहीं है। जब फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा तब सॉलिड डैस्ट बोलने का सेंस बनता है, बट ध्यान रखने के एंटी एडिशन है, वो स्ट्रक्चर में दिख रहा है बट यहाँ नॉर्मल लाइन प्रोजेक्शन में सॉलिड डैस्ट से क्या मतलब है। तो नॉर्मल प्रोजेक्शन अपना है, एक नॉर्मल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। लास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल विल बी एडेड टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कैरेक्टर। 2 कार्बन है, दोनों में एडिशन हो सकता है बट मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कैरेक्टर वाले पार्ट पे ही हम लोग का रिएक्शन होगा। इस छोटे से पॉइंट को ध्यान रखना, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। बट अभी पहले हम तुम लोगों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म का बड़ा मजेदार पार्ट सिखा रहे हैं। पहला चीज ये, जैसे मान लो कि अगर हम लोगों के पास ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है CH3CH, समझ सकते हैं कि किसी को नींद आना शुरू हो गया। नींद आना शुरू हो गया तो हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा पार्ट है, मतलब ढंग से सीखने लायक पार्ट है। अगर नींद आ रहा हो तो बोल देना कि सर ठीक है आज रहने दीजिए, बहुत हो गया आज के लिए, और नहीं तो डरने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। चलो जैसे मान लो हम लोगों को ये स्ट्रक्चर दिया, इसका एडिशन हम लोगों ने कराया ब्रोमीन के लिए, Br2 का एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। पूछा कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, फाइंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स। अब जैसे इसमें होगा क्या ना कि अगर ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बोलेगा तो हम लोग इसमें 2 अप्रोच ले सकते हैं, बट हम इसको पहले थोड़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग काउंटिंग की बात करेंगे। पहला चीज कि ये जो हम लोग का कंपाउंड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एग्जिस्ट कर सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एग्जिस्ट करने का मतलब इसका सिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है या इसका ट्रांस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। एक तो इसका सिस स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा इसका हम लोग का ट्रांस स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटी काउंट कर लिया। अब इसके बाद जब हम लोग का Br2 का एडिशन होगा तो Br2 के एडिशन में क्या बोला हम लोगों ने कि एंटी एडिशन होना है। अब जैसे एंटी एडिशन होगा तो ये चीज बस ध्यान रखना कि पहले कार्बन पे अगर ब्रोमीन सॉलिड पे आया तो दूसरे कार्बन पे डैश पे आना चाहिए। और एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, अगर हम लोग कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो स्केलेटन जो है, ये कार्बन चेन का स्केलेटन, इसको चेंज मत करना, इसको प्रोडक्ट में कंपेयर करना। तुमको जो मैंने बनाने बोला बस वो बनाओ और प्रोडक्ट में कंपेयर करके देखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर इसमें क्या कर दिए, प्रोडक्ट घूम गया, ऐसा हो गया। कुछ नहीं सोचना है, सिंपली जैसा तुमको कार्बन चेन का स्ट्रक्चर दिख रहा वैसा ही बना दो। मतलब वही से वैसा ही बनाने का मतलब सिंगल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड तो हट जाएगा क्योंकि ब्रोमीन का एडिशन होना है। सिंगल बॉन्ड का जैसा स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा वैसा ही बना दो। और दूसरा बस ये करो, पहले कार्बन पे अगर ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे जाएगा तो दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन वाला पार्ट डैश पे जाएगा। तो अब इससे अलावा क्या होगा, तो पहले कार्बन पे एक ब्रोमीन था, बाकी बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाला पार्ट डैश पे जाएगा, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन वाला पार्ट सॉलिड पे जाएगा। एक ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। और दूसरे वाले केस में एक पॉसिबिलिटी और भी हम लोग कंसिडर तो कर ही सकते हैं डेफिनेटली, कि हम लोग के स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जो हम लोग का पहला कार्बन है उस पे ब्रोमीन ना जा करके, उस पे हम लोग का मतलब सॉलिड पे ब्रोमीन ना जा करके डैश पे ब्रोमीन चला जाए, तो दूसरे वाले पार्ट में हम लोग का ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे जाएगा। और जब हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे तो पहले वाले केस में हम लोग का हाइड्रोजन वाला पार्ट सॉलिड पे आएगा, दूसरे वाले केस में हम लोग का डैश पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। फिर से किसी के दिमाग में सवाल आएगा कि सर दोनों सेम ही तो कंपाउंड है ना, तो फिर से मेरा सेम रिप्लाई अभी आएगा, पहला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है ये पता करो। सिंपल सवाल,
पहला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये बताओ, सारे लोगों के लिए। सर एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये दोनों मिरर इमेज है क्या, फर्स्ट और सेकंड? यस सर। बीच में दिख रहा है यहाँ पे कार्बन का कार्बन मिरर इमेज, सॉलिड पे हाइड्रोजन, सॉलिड पे हाइड्रोजन, डैश पे ब्रोमीन, बाकी सारी भी चीजें मिरर इमेज है। तो पहला कंपाउंड दूसरा कंपाउंड मिरर इमेज है, पहला ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब दोनों आपस में इनएंशियोमर्स है बेसिकली। तो इमोशंस में मत जाना कि दोनों देखने में तो सेम ही लग रहा है ना सर, इमोशंस नहीं। ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करो, मिरर इमेज चेक करो, दोनों इनएंशियोमर्स निकल के आएगा, और ये अपना स्ट्रक्चर बन के आ गया जो हम लोग ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तुमको अगर सवाल पूछा गया स्टीरियोआइसोमेरिज्म का तो इस तरीके से ड्रॉ करना, और भी एक तरीका हम बताएंगे अभी, बट उसमें एक छोटा सा कंडीशनल पार्ट, इसलिए उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए वो तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से, वो हर जगह दिया रहता है। बट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ये तरीका है, इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। अब जैसे मान लो दूसरा केस लेके चलते हैं, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रांस वाले केस को भी। मान लो अगर दूसरा केस अपने ट्रांस स्ट्रक्चर का है, तो फिर सेम चीज कि जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है कार्बन चेन का, प्रोडक्ट बनाते वक्त उसमें चेंजेस मत करना, जैसा अपना कार्बन चेन का स्केलेटन है वैसे ही बना दो। बस दो सिचुएशंस, पहले कार्बन पे ब्रोमीन सॉलिड पे गया, तो पहले कार्बन पे अगर ब्रोमीन सॉलिड पे गया मतलब दूसरे पे बाय डिफॉल्ट ब्रोमीन डैश पे डालना पड़ेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी, और इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन डैश पे गया और दूसरे वाले केस में हाइड्रोजन सॉलिड पे। और दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग ये काउंट कर सकते हैं कि हम लोगों का जो ब्रोमीन वाला पार्ट है पहले कार्बन पे डैश पे चला जाए, तो दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन को सॉलिड पे डालना पड़ेगा। मतलब पहले वाले पे ही डिसीजन होना है, दूसरा तो बाय डिफॉल्ट पहले के हिसाब से आ रहा है। पहला अगर सॉलिड पे है तो दूसरे को अपोजिट से आना है, पहला अगर डैश पे है तो दूसरे को अपोजिट से आना है। तो बेसिकली पहले कार्बन पे दो पॉसिबिलिटी, सॉलिड या डैश का, बस इसी दो पॉसिबिलिटी पे काम चल रहा है, बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट अपने आप अरेंज्ड है। तो यहाँ पे सॉलिड वाले पार्ट पे हाइड्रोजन और दूसरे वाले पार्ट पे हम लोग के डैश वाले पार्ट पे हाइड्रोजन। अब ये बताओ ये दोनों में आपस में रिलेशन क्या है इन दोनों कंपाउंड में? सर इनएंशियोमर है दोनों। दोनों के दोनों एंशियोमर है, यस सर। है ना? तो अगर दोनों के दोनों एंशियोमर है तो अच्छी बात है, लाइक लो। यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सेंटर ऑफ सिमेट्री? यस सर, वो बस मेरा नहीं, मतलब वो देखते हैं। हम क्या बोले, पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है, सीधा मिरर इमेज नहीं देखना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करो तब मिरर इमेज पे आएंगे। इनफैक्ट यहाँ ना अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है और दूसरा उसका मिरर इमेज है, इसका मतलब दोनों सेम कंपाउंड होगा, इनएंशियोमर डेस्टियोमर खत्म ही होगा केस। अगर ऑप्टिकल इमेज है मतलब मिरर इमेज है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, तो हम लोग का इनएंशियोमर तो छोड़ो, उधर सेम कंपाउंड निकल के आएगा, केस ही अलग हो गया हम लोग का। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों आपस में सेम कंपाउंड है। कैसे सेम हो सकता है, तो तुम लोग को आता है सब कुछ कंपेयर करना, कंपेयर करके देखो। हम क्या ही बताए, काम कर सकते हैं, इस एक्सिस के लॉन्ग ऐसा रोटेट कर दो, ऐसा जब रोटेट करेंगे तो सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी तुम लोगों को। ये हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम लोग को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता था, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये दोनों जो कंपाउंड बना वो दोनों आपस में सेम हो गया, सेम का मतलब एक ही कंपाउंड बन रहा है, जबकि ऊपर में अपने पे इनएंशियोमर्स आए थे तो दो कंपाउंड। तो अगर ये कंपाउंड दिया तो इस कंपाउंड को अगर हम लोग सीधा आंसर में लेके आए कि हाँ भाई एक नॉर्मल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखा है, उसमें अगर हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहला चीज कि हम लोग के दोनों कार्बन के ऊपर ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, और जब दोनों के ऊपर ब्रोमीन का एडिशन होगा तो दो कायरल सेंटर बन रहा है। दो कायरल सेंटर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मतलब हम लोग टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, मतलब टोटल तीन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ऐसा आंसर दिया जा सकता है, बट ये इस सिनेरियो में होगा कि हम लोगों का इस तरह का सिंपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, बट जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे सिनेरियो समझ में आते चले जाएंगे। ये इस सिनेरियो का पार्ट है कि हम लोग का एक सिंपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया और पूछा टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। बट अगर उसमें कंडीशनल पार्ट दे दिया कि नहीं, उसमें मेरा कंडीशन है कि मेरा केवल सिस स्ट्रक्चर है, मतलब जो स्ट्रक्चर ऊपर दिया उसमें मैंने बोल दिया केवल सिस स्ट्रक्चर, तो मतलब सिस के हिसाब से डिफाइंड चीजें हम लोग कंसिडर करें तो उसमें हमको दो ही प्रोडक्ट दिख रहा है, उसमें चार नहीं दिख रहा, उसमें तीन नहीं दिख रहा। सिस स्ट्रक्चर मतलब ऐसा बोल सकते हैं, इसको नीचे एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा जो स्ट्रक्चर था 2 ब्यूटीन, इसमें हम लोग के पास दो पॉसिबिलिटी आया, सिस आया और दूसरा ट्रांस आया। सिस में दो पॉसिबिलिटी आया,
ट्रांस में भी 2 आया था, बट क्योंकि दोनों सेम हो गया तो मिला करके 1 हो गया। टोटल मिला के अपने को 3 आउटपुट आराम से मिल गया, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। तो बेसिकली ये हम लोगों का केस निकल के आ रहा है यहाँ पे कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा सवाल में कि हम लोगों का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखा है क्वेश्चन में, या फिर हम लोगों का सिस स्ट्रक्चर दे रखा है, या फिर हम लोगों का ट्रांस स्ट्रक्चर दे रखा है। और उसमें और भी चीजें हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं हम नेक्स्ट क्लास में आराम से एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए जो हम एक्सप्लेन किए कि जैसा स्केलेटन दिख रहा है अपने को पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड बनाते वक्त या सिंगल कार्बन चेन का स्केलेटन वैसा ही रख दो और फिर ऑप्शन से कंपेयर करके देखो कि हाँ भाई ऐसा सॉलिड डैश का प्रोजेक्शन स्विचिंग करके और ऑप्शन से देख करके हमको कहाँ मिल रहा है। जहां भी हम लोग को ऑप्शन में ये चीज मिल रहा है, हम लोग का वही स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा कंपेरिजन करना, इंडिपेंडेंटली मत सोचने लगना कि सॉलिड डैश ऐसा ऐसा बना के चलते हैं। जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है सीधा वैसा ड्रॉ करो, उसके बाद प्रोडक्ट आपस में कंपेयर करके देखो। कॉपी में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके काम करना, डायरेक्टली काम करने की कोशिश मत करना। थोड़ा ये मतलब ऐसा चीज है कि जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना 5, 6, 7, 8, 10, 12 क्वेश्चन, तब इस चीज को लेके यूज्ड होंगे। मतलब समझने के लिए पहली बार होता है कि थोड़ा पहली बार सीख रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया। एक तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म खुद ही नया चीज हो गया, उसमें भी एक कंडीशनल पार्ट आ गया। बट ये सबसे डिफिकल्ट स्टीरियोआइसोमेरिज्म है, मतलब अक्रॉस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे डिफिकल्ट स्टीरियोआइसोमेरिज्म है समझने के लिए। बट अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा क्लियर पिक्चर तुम लोगों को मिलता चला जाएगा। कोई इस पूरे स्ट्रक्चर में डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर ऐसे नहीं हो सकता दोनों ब्रोमीन सॉलिड पे या फिर डैश पे साथ में? अबे अभी ऊपर क्या एक्सप्लेन किए थे, यही तो सवाल था तान्या का कि सर दोनों क्लोरीन सॉलिड पे तो आ नहीं सकता ना। एंटी एडिशन रिएक्शन में यही तो बोल रहे थे ना कि दोनों एक साइड से नहीं आएगा, आएगा तो पॉजिटिव साइड से आएगा। ऐसा नहीं हो सकता सर। और कोई डाउट तो बताओ। रिएक्शन में हम लोग एंटी एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं, एक के अपोजिट ही दूसरा ऐड होगा। डिपेंडेंट है चीजें यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कभी। और कोई डाउट? सर क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन एक्सोथर्मिक कैसे होगा? वो तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी तो हाई होता है ना। क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी उसका हाई होता है ना। तो हम अभी तक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कहाँ लिखे हैं? आप एक बार पूछे नहीं थे? यहाँ पे थोड़े ना पूछे थे, हम उधर हेलोजिनेशन में पूछे थे। तो आप टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, इसलिए पूछ रहे हैं डाउट। अच्छा, तो उसको हम लोग रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराने के लिए ना पहले लाइट डाले थे उधर, तब जाके आगे प्रोसेस कराए थे। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड, हेलोजन हेलोजन बॉन्ड, इस तीनों के बेसिस पे कंपेयर करो, तब समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग 3 अलग अलग बॉन्ड के स्ट्रेंथ के हिसाब से बात कर रहे हैं, वहां के हिसाब से अपने को सोचना है। हेलोजन हेलोजन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग है। देखना यह है कि कार्बन हाइड्रोजन में और हम लोगों के हाइड्रोजन हेलोजन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, मतलब हेलोजन हाइड्रोजन में और कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है। इस पे अपना कहानी होगा सारा। और कोई डाउट किसी को तो बताओ। अगर डाउट नहीं है तो बड़ा छोटा सा तरीका बताएंगे इसमें। ये जो अपना कंपाउंड है सिमेट्रिकल है, देख के मालूम पड़ रहा है। अगर हम लोग के सिमेट्रिकल कंपाउंड की बात करें तो सिमेट्रिकल कंपाउंड, ये सिमेट्रिकल मस्ट है, सिमेट्रिकल के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। अनसिमेट्रिकल एकदम नहीं। इसमें 2 चीज ध्यान रखना, एक तो कार, ये तुम्हारे कॉपी में होगा, और दूसरा ट्रैम, ये आगे भी काम आएगा। कार वाले पार्ट में जो सी है दैट रिप्रेजेंट्स सिस, ए वाला पार्ट रिप्रेजेंट्स एंटी एडिशन, आर वाला पार्ट रिप्रेजेंट्स रेसमिक मिक्सचर, बेसिकली जो इनैंशियोमर हम लोग बोल रहे थे। सिस में एंटी एडिशन कराने पे रेसमिक मिक्सचर बनेगा, देख लो ऊपर। अगर हम लोगों ने सिस में एंटी एडिशन कराया तो इनैंशियोमर मिला, मतलब रेसमिक मिक्सचर मिला। ट्रांस में अगर एंटी एडिशन कराए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, मतलब मीजो कंपाउंड मिला। तो हम लोग जब ट्रांस कंपाउंड में एंटी एडिशन कराएंगे तो जैसे सिस की जगह ट्रांस डाल दिए, एक कॉन्फ़िगरेशन का चेंज किया हम लोग, सिस की जगह ट्रांस डाल दिया, तो एडिशन तो एंटी ही है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो प्रोडक्ट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये हम लोग को मीजो कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये चीज याद रखना, ये भी एक शॉर्टकट है, मेडिकल का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट है। अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो अगर सिस स्ट्रक्चर दिया
तो रेस्मिक मिक्सचर 2 प्रोडक्ट। अगर ट्रांस स्ट्रक्चर दिया मीजो मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कार और टाइम याद रखना, इसको हम लोग आगे दूसरे एक शॉर्टकट के जैसा यूज करेंगे। ऑल्दो ये शॉर्टकट कहीं दिया नहीं रहता है, बट उसको हम एक शॉर्टकट के जैसा बना देंगे कुछ स्ट्रक्चर को समझने के लिए। इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने को। नेक्स्ट क्लास में हम 1-2 क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड कराएंगे तुम लोगों को। एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का सवाल होगा कि अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हुआ तब हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं चीजें। एंड उसके बाद हम लोग अलग अलग रिएजेंट्स का डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद, क्योंकि मैकेनिज्म ही केवल यूनिक पार्ट है, बाकी सारी चीजें कॉमन है, केवल रिएजेंट्स चेंज होगा, प्रोडक्ट चेंज होगा। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक आराम से कंप्लीट होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोगों के अल्काइन का जो रिएक्शन है वो भी कवर हो जाएगा। शायद पेरोक्साइड इफेक्ट कवर होगा, मे बी नहीं भी कवर हो सकता। अगर नहीं कवर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग आराम से कवर कर लेंगे। आज के लिए तुम लोगों का कोई होमवर्क तो हाँ है, होमवर्क है। रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में आते हैं हम लोग, होमवर्क वाले पार्ट पे। ऑल दिस में कुछ क्वेश्चंस पहले से मार्क होगा शायद। चलो भाई, आज क्योंकि तुम लोगों के लिए कोई होमवर्क नहीं है तो आज बहुत सारा होमवर्क देंगे तुम लोगों को बुकलेट से। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 सारे क्वेश्चंस करने 6 तक। उसके अलावा 7 8, उसके अलावा 11 12। क्वेश्चन नंबर 13 वाले पार्ट में ए करना है, बी करना है, डी करना है, ए बी एंड डी, सी नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में ए बी एंड डी ये ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑल्दो हम अभी एक्सप्लेन कर चुके, बट तुम लोग इस होमवर्क को कल ट्राई करना ताकि तुम लोगों को चीजें थोड़ा याद रह पाए, कल वापस से एक बार याद आ जाएगा। तो इस चीज को कल ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद हम एक काम करते, ग्रीन पेन से मार्क कर लेते हैं, भूल ही जाएंगे नहीं तो। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में आ सकते हैं आराम से। एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में हम लोगों का सेक्शन ए वाला पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। 8 9 10 11 12। सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन के नंबर पे मत जाना कि इतना 50 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा है, आराम से 10 मिनट 20 मिनट में बन जाएगा सब क्वेश्चन। 14 18 19 ये सब तुम्हारे रिएक्टिविटी का सवाल है, अच्छे अच्छे सवाल है सब। 18 19 22 22 के अलावा 24 ये सोच के देखना। 25 जितना आज ज्ञान बांटे हैं 25 बन सकता है, थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बट जितना आज ज्ञान बांटे हैं सोच सकते हैं। अगर दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल बनने लायक है, टाइम लगेगा इसमें बट सोचेंगे तो सवाल बनने लायक आराम से। 25 बाकी तो अभी नहीं दिख रहा बनाने लायक। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से बाकी बचे हुए टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। बहुत आसानी से बाकी टॉपिक्स डिस्कस होंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अल्कीन अल्काइन के रिएक्शन सारे कवर करेंगे। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक छोटा सा पार्ट बच जाएगा। उसके मैकेनिज्म वाले पार्ट को हम तुम लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बताएंगे। हम लोग यहाँ पे केवल उस रिएक्शन को मेंशन कर देंगे, या चलो ठीक है मैकेनिज्म में मेंशन कर देंगे तो ज्यादा बेटर है कि नेक्स्ट लेक्चर है उससे नेक्स्ट लेक्चर तक हम लोग उस टॉपिक को कवर ही कर ले। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा SN1 SN2 रिएक्शन, जो हम लोग के अगले टॉपिक में
SN1 एक दिन का टॉपिक है, SN2 एक दिन का टॉपिक है, E1 एक दिन का टॉपिक है, E2 एक दिन का टॉपिक है। ये 4 मैकेनिज्म है तो एक दिन के टॉपिक। क्वेश्चन चलता जाएगा, क्वेश्चन वाला पार्ट रेगुलरली सॉल्व करते वक्त चलता जाएगा। तो 3-4 लेक्चर्स, मतलब 4 लेक्चर्स एक दिन का टॉपिक, इनफैक्ट एक दिन का भी टॉपिक नहीं है, 1.5 घंटे के लेक्चर में तो हम लोग 2 ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। SN1, SN2, E1, E2, स्टीरियोआइसोमरिज्म एक दिन काउंट कर लो, मतलब टोटल 3 दिन का लेक्चर ये। बट इसके क्वेश्चंस अल्काइल हैलाइड से लेके अल्कोहल फिनॉल तक, सॉरी अल्कोहल एंड ईथर तक चलते हैं। उसके बाद E1CV का स्टेप आएगा, फिर एक EI एलिमिनेशन का स्टेप आता है, दूसरा हम लोग कुछ और भी पॉइंट वहां पे एक्स्ट्रा डिस्कशन का पार्ट रखते हैं। उन सब चीजों को हम लोग धीरे धीरे करके आराम से जो भी एक्सप्लेन करना है करते जा सकते हैं। फिर उसके बाद अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सब इसके बाद जो भी स्टेप्स होंगे, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली, सब सिंगल डे रिएक्शन है। एक दिन एक रिएक्शन खत्म, एक दिन एक रिएक्शन खत्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में तुमको 4 दिन लेना है, तुमको 8 दिन लेना है, तुम्हारी मर्जी, बट सिंगल डे रिएक्शन है। सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बट सारे मैकेनिज्म सिंगल डे रिएक्शंस होंगे। अब एक छोटा सा काम होगा तुम लोगों का, जो हम सजेशन देंगे ऑल दो कल या परसों के क्लास के बाद, एक छोटा सा सजेशन है, नोट्स कॉपी में जितने क्वेश्चंस है उन सबको एक बार रिगोरसली प्रैक्टिस कर लो। जितने क्वेश्चन शुरू से लेकर के, अगर तुमको कहीं पे किसी पॉइंट में डिस्कशन में, मतलब कोई भी पॉइंट में डिफिकल्टी आएगा, तुम उसको नोट करते जाना कि ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। परसों जो क्लास होगा, अगर मेरा उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं कंप्लीट हुआ तो उसके बाद एक और लेक्चर होगा, बट उसके बाद अगला जो लेक्चर हो केवल डिस्कशन क्लास रहेगा। तुम लोगों का जब तक इस पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब इतने बेसिक्स में अगर तुम लोगों का कंफर्ट नहीं आया है, तो उसको 1-2 दिन 4 दिन आराम से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये पार्ट अगर कंफर्टेबल हो गए तो हम लोग का नेक्स्ट फेज शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज काइंड ऑफ थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, हम लोग थोड़ा फास्ट काम करेंगे, पर डे एक मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन तो जितना प्रैक्टिस करो लिमिटलेस है, बट पर डे एक मैकेनिज्म कंप्लीट होता जाएगा, टॉपिक बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक के पार्ट को जो हम लोगों ने पढ़ा, अच्छे से कंफर्टेबल होना है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कैसे कंबाइन करता है, बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है रिएक्शन होते वक्त, स्टीरियोआइसोमरिज्म का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कुछ मिल गया। इतना एक्सप्लेनेशन डिटेल तो अब कहीं और जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सेम चीजें कैरी फॉरवर्ड होंगी। तो अब हम लोगों के पास सीखने के लिए थोड़ा थोड़ा पॉइंट होगा, बाकी चीजें रिपीट करेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, SN1 और कुछ जो बेसिक पॉइंट थे उन सब चीजों का डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। तो अब हम लोग का स्टेप थोड़ा फास्ट चलेगा। तुम में से जिसको भी लगता है कि हाँ सर थोड़ा 1 दिन और टाइम दे दीजिए, बोल देना सीधा, बाकी लोगों के बारे में मत सोचना। बाकी लोगों का दिमाग तेज चलता होगा तो चलने दो। तुम में से जिसको भी लगेगा कि सर 1 दिन का टाइम और दे दीजिए, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते, लेकिन जैसे ही हम बोल देंगे कि तुमको सीरियसली पढ़ना, ऑल्दो अपना पढ़ना शुरू कर दो। शुरू से अभी तक जितना ही पढ़ा है, पेज नंबर 90, 100, 115 जहां तक भी पढ़ाएंगे, उन सब पार्ट के एक एक पॉइंट्स को ढंग से रीड करो। रिएक्शन मैकेनिज्म का कहीं कोई भी डिफिकल्टी है, कहीं किसी पॉइंट का डिस्कशन करना है, उस डिस्कशन को पुट आउट कर लो। हम लोग आराम से डिस्कशन क्लास लगाएंगे। तुम लोगों को लगेगा कि हाँ सर अब क्वेश्चन से कंफर्टेबल हो गए, तब हम लोग वापस से इसका रिमेनिंग पार्टीशन 1, SN2, E1, E2, E1CV, NGP रिएक्शन, या फिर हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, SNA रिएक्शन, वो सब एक लाइन से फिर से चलेगा। फिर उसके बाद ब्रेक लगेगा, फिर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड शुरू होगा। एरोमेटिक कंपाउंड शुरू हो गया तो फिर लंबा टॉपिक चलेगा। फिर उसके बाद ब्रेक लगेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट, थोड़ा इनऑर्गेनिक टाइप का पार्ट है, वो चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग का नेम्ड रिएक्शन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत फास्ट इसके बाद चीजें मूव कर जाएंगी, तुम लोगों को फिर समझने का मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। अगर किसी को कोई डाउट है ऐसा के टॉपिक में तो आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब जो भी डाउट है, जो कुछ भी पूछना है आराम से पूछ सकते हैं। सर आपका अब लेक्चर YouTube पे नहीं आएगा? मेरा लेक्चर तो मतलब YouTube पे अपलोड नहीं होगा, मतलब अपलोड नहीं हो रहा? अपलोड नहीं हो रहा है लेक्चर? देखिए यार, अब बात करते हुए विशाल सर से, रुक जाओ। और कोई डाउट तो बताइए। अपलोड हो तो रहा था यार लेक्चर, अभी तो 2-3 दिन पहले देखे थे हम कोई लेक्चर। 5 तक तो सर लेक्चर अपलोडेड है। 5 ही तक है। मतलब एक मतलब हो गया तो उसके बाद हो ही नहीं रहा था। मुझे टॉटोमेरिज्म का वाला था लेकिन वो हुआ ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, हम बात कर लेते हैं, विशाल सर से बात कर लेते हैं। और कोई डाउट तो बताइए। सर आप भी वो मतलब ऑर्गेनिक वाला जो 3D मॉलिक्यूल्स वाला टॉयज आता है ना, वो आप भी ले लीजिए ना, वो मतलब उससे बहुत अच्छा समझ में आता है। हाँ, फिर हाथ से आपको नहीं दिखाना पड़ेगा कि मतलब पेन घुमा के और फोन से। अच्छा अथवा इनको बताओ मेरे पास वो टॉय था कि नहीं था। क्या सर? ये बोल रहा है कि सर एक आता है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाला, एक टॉय आता है खिलौना, देखा था ना तुम 10th क्लास में।
मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा मॉलिक्यूल से बना के दिखाया था तुम लोगों को। यस सर। था मेरे पास, वो पता नहीं कहाँ रह गया, पुराने वाला ऑफिस में ही रह गया, फिर मिला भी नहीं हमको। तो 2-2 बार हम खरीद चुके, दोनों बार गुम हो चुका है, तो हम खिलौना नहीं खरीदे, बहुत खरीद लिया। और कोई डाउट है तो बताओ। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करेंगे, डिस्कशन करेंगे हम लोग, उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।